और एक बचा है अभी तक ज्वाइन करने को। हाँ शायद होने वाला जो है उसका वो बोल रहा अभी। हो गया मयंक का हो गया, दिखा रहा है मेरे को। और एक है ना जो मेन कैंपस का, वो उसका नहीं हुआ है अभी तक। पता नहीं वो क्लास देखा भी, मतलब मैसेज पढ़ा भी है कि नहीं। ही हैज सीन द मैसेज। तो कैन आई स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करें हम अपना टॉपिक्स, जितना भी एनआई का आज फाइनल टच करके पूरा एनआई कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर कल क्लास दे देंगे हम। कल हम लोग इनिशियल मॉडल कर लेंगे, कल देखते हैं जितना हो रहा है उतना कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज कल या फिर संडे मिला के। संडे नीड रहेगा? पेपर कब है तुम लोग का? 10th को ना? हाँ 10th का। 10th तब तो संडे कराना ही पड़ेगा जहां तक। फिर अगर संडे होगा तो हम शायद अपने घर से ले लेंगे क्लास, जूम पे ही तो लेना रहेगा। ओके। नेशनल इनकम का हैंड आउट। अब देखो, मेन कैंपस के अकॉर्डिंग ये सारा टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए तुम लोग का, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैम वो कंसेप्ट। रिक्वेस्ट मैम, वो हाँ। रिक्वेस्ट भेजा है मीटिंग में ज्वाइन करने का, आपने एक्सेप्ट नहीं किया बोल रहा है। तुम लोग को भी तो स्क्रीन दिखा रहा है ना, बट मेरे स्क्रीन पे तो आया ही नहीं एडमिट करने का। बोलो उसको एक बार, वो करके क्या बोलते हैं। किसने? ओ अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गया गया, सॉरी सॉरी। मेरे को लगा वो ऑलरेडी क्लास में है। आ गया। सॉरी। वो उसका नाम दिखा रहा था, मेरे को लगा कि क्लास में है वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई डोंट थिंक सो द थर्ड वन विल ज्वाइन, अभी तक तो वो ज्वाइन, अरे आ गया ये भी। चलो। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो ये मेन कैंपस का है, ठीक है। ये पीडीएफ, ये जो नोट्स है, ये मेन कैंपस में दिया गया है। Xaviers के मेन कैंपस में। तो इसमें हम लोग का क्या क्या टॉपिक्स है जो हम लोग को कवर करना है, मतलब आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, आप लोग भी अपने सिलेबस से एक बार इसको मैच कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। जो जो टॉपिक्स कवर नहीं है वो आज कवर होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ, जिन लोग लास्ट का 2 क्लास किए थे, आप लोग सारा सम्स और सॉल्व किए एनआई का? जो सर के पीडीएफ में था वो वाला भी, प्लस आपका जो कॉलेज में करवाया हुआ हो वो सब सम्स आप लोग सॉल्व किए? मैम मैंने सर वाला सारा सम सॉल्व कर लिया, बट मैम जो हम लोग में दिया गया था हम्म। उसमें मैम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वो आ गया था। वो भी है, तीनों है ना, ठीक है, हम लोग उसको हाँ भी कर क्या आपके कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस दिया है कि सोल्यूशन के साथ है? मैम, खाली क्वेश्चंस दे दिया है तीन। क्वेश्चन है ना, बस क्वेश्चंस का रहने से दिक्कत क्या होता है ना, कि आंसर क्या आ रहा है वो मैच करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी फिलहाल ये यहाँ पे ये वाला पहले हैंडआउट में जो जो टॉपिक नहीं कवर हुआ है उसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सम्स में जाएंगे, ठीक है। तीनों मेथड से करवाएंगे फिर। मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनआई, अकाउंटिंग, कंसेप्ट ये हम लोग कर लिए थे। जीवीए क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी, एनआई एंड पीडीआई, ठीक है। पीडीआई इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मैंने बोला था ना हैंडआउट में है। हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ। किया ही हुआ इनेबल। ओ अच्छा अच्छा सॉरी। हाँ 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 हाँ, ठीक। ठीक। ये जूम वूम का ना नाटक हो गया ना, अब सब है ना क्लास में। 1 2 3, हाँ। हाँ मैम। चलो।
पीडीआई इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो हम लोग ऑलरेडी हम बताए थे ना, पर्सनल इनकम पीडीआई ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है कैसे डिराइव होगा। ओके ठीक है, चलो। थ्री अप्रोचेस में हम लोग वही तीनों अप्रोच से जैसे कि हम लोग को करना। पहला बात देखो, नेशनल इनकम होता क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, ऑलरेडी कवर करवा चुके थे। दैट इज सम ऑफ द इनकम्स अर्न बाय ऑल द नेशनल्स। और हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि फैक्टर इनकम्स आता है इसमें। कौन सा इनकम आता है, फैक्टर इनकम्स, ठीक है। सो और फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज एन एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एंड लेबर सच दैट प्रोसेस जनरेट्स द इनकम फॉर द फैक्टर ओनर्स। तो फैक्टर ओनर्स का जो इनकम होता है उसको ही हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। और फैक्टर इनकम का मतलब क्या, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना भी इनकम हो रहा हो वो। तो ये प्रोडक्शन इन इनकम दो तरीके से आ सकता है, कैपिटल और एक लेबर से। बिकॉज सर्विस से भी तो लेबर लोग जिन लोग सर्विस देते हैं वो भी तो फैक्टर इनकम है। और जो कैपिटल से स्टॉक बन रहा है, ठीक है, सामान बन रहा है, वो मेरा कैपिटल में ऐड हो रहा है, ठीक है, वो भी इनकम हुआ। तो नेशनल इनकम हम लोग क्या करते हैं, वेज इनकम प्लस प्रॉपर्टी बेस्ड इनकम को ऐड करके समेशन टोटल, मतलब वही इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको इन शॉर्ट क्या लिखना है, सर के पीडीएफ में प्रॉपर एकदम अच्छे से लैंग्वेज में है कि सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। डोंट फॉरगेट टू राइट द वर्ड नॉर्मल, ठीक है। बिकॉज मैंने बोला ना कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक अगर लिखोगे, अगर आपको बोलेगा जीडीपी या फिर एनडीपी का, तब आपका आएगा कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। बट अगर आपका लाइक एनआई बोल रहा है, नेशनल इनकम बोल रहा है, तो मेरे को बताओ नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्या अगर हम लोग को नेशनल इनकम बोलता है कैलकुलेट करने, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी। सो एनएनपी एट एफसी जो है मेरा, वो हो जाएगा नेशनल इनकम। तो इसका मतलब क्या, नेशनल लेवल पे हो रहा, तो मतलब बाय दी नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि हम इंडियंस लोग, सपोज हमारे कंट्री में फॉरेनर्स लोग भी काम करते हैं, तो जो फॉरेन इनकम यहाँ हो रहा है उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे, और जो हमारे इंडियंस फॉरेन कंट्री में कमा रहे हो उनके इनकम को हम लोग लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस बोल रहे हैं, ठीक है। वो एनएफआईए जो होता है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज ओनली इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। सो प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द फर्म में क्या क्या होता है, देखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्टिविटी फर्म के प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हम लोग को जानना पड़ेगा। सो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हम लोग करंट अकाउंट भी बोलते हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या रहेगा, जो जो रिसीवेबल्स है, ठीक है, जो मेरे आ रहा है दैट विल बी क्रेडिटेड, एंड जो मेरा पेबल्स है जो कि मेरे फर्म से निकल रहा है दैट विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो रिसीवेबल्स में क्या क्या आ जाएगा, जो भी मैंने प्रोड्यूस करके बेचा है, ठीक है, उससे जो मेरे को पैसा आएगा। सो वो हो गया, तो दैट इज ओनली ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। सपोज मेरा बॉटल मेकिंग बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरा, तो मैंने 1000 बॉटल बनाया, और 1000 बॉटल को सॉरी लाख बॉटल बनाया, 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, लाख 1 लाख बॉटल्स मेरा मैन्युफैक्चर हुआ, और ईच बॉटल का दाम 100 रुपया है, ठीक है। तो लाख इंटू 100 तुम्हारा, फिर उतना मेरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो रिसीवेबल्स है, बिकॉज वो मैंने जो बनाया है वो मैं बेचूंगी, तो उससे मेरे को जो पैसा मिलेगा वो दैट विल बी क्रेडिटेड। एंड पेबल्स मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, दैट इज लाइबल टू पे, जो मेरे को खर्चा करना है। ऑब्वियस सा बात है, जो मैंने बॉटल्स मैन्युफैक्चर किया उसके पीछे मेरा बहुत खर्चा लगा होगा। जो obvious सारा बॉटल्स तो मैंने नहीं बनाया होगा, मेरे एम्प्लॉइज होंगे, लेबर होंगे, तो उनको मैंने वेजेस दिया है। जिस जगह पे ये बन रहा है उसको मैंने रेंट पे किया है, ठीक है, फिर इंटरेस्ट पे किया है। तो अब ये क्या होता है ना कि और आपको पता ही अकाउंट्स का रूल क्या है कि जो क्रेडिट है वो डेबिट के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो मेरा पेबल्स है वो मेरे रिसीवेबल्स से इक्वल होगा। तो हम नेशनल इनकम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या तो हम इनकम के तौर पे कर सकते हैं, या तो हम एक्सपेंडिचर। इसीलिए दो मेथड अब समझ आ रहा है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ग्रॉस वैल्यू मेथड। सारे मेथड से मेरा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो जब हम वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, दैट इज फैक्टर इनकम्स को ऐड करेंगे ना, तो दैट विल बी इक्वल टू दिस ओनली, ठीक है। ये दोनों मेरा सेम आएगा, ओके। एवरी डेबिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, ये अकाउंट्स का रूल है, आप लोग पढ़े होंगे, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये रूल आया ही होगा, ठीक है। सो क्लियर है ये। प्रोडक्शन को हम लोग वैल्यू एडेड एक्टिविटी बोलते हैं, यही हम लोग का एक मेथड भी है वैल्यू एडिशन वाला, ठीक है। सो वैल्यू एडेड में क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट माइनस वीएमयू। ये इतना करने का जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन इज एन एसेंशियली वैल्यू एडेड एक्टिविटी
फर्म का सारे अब देखो सारे फर्म्स का ऐड कर देंगे तो उससे मेरा नेशनल ग्रॉस वैल्यू ऑफ पूरा नेशनल इनकम, बिकॉज एक फर्म का ऐड करने से ग्रॉस वैल्यू एडेड हम लोग पूरे नेशनल पूरे नेशन का तो इनकम नहीं निकाल सकते ना। तो पूरे कंट्री में जितना भी फर्म्स है सबका हमको क्या ऐड करना पड़ता है? फिर इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल गुड्स में आते हैं। गुड को इंटरमीडिएट गुड कब बोलते हैं? इफ इट इज यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जो गुड्स बन के वापस किसी के प्रोडक्शन में यूज होगा, ठीक है। सपोज अगर कॉटन बना, ठीक है, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री है, कॉटन वहां पे बन के आया, बट कॉटन को एज अ इंटरमीडिएट गुड हम यूज करेंगे कॉटन क्लोथ बनाने में। तो ये कॉटन मेरा फिर इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या होता है? विच इज यूज्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये हो गया एक पॉइंट मेरा। फिर गुड्स क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स इफ इट इज परचेस्ड फॉर फाइनल यूज। अब अगर कोई गुड्स को हम लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल गुड। ये सारे टर्म्स को याद रखो, कहीं पे भी 2 मार्क्स का पूछ लिया या मैम फिर कुछ आपका तो आप लोग लिख आवाज चला पाओगे। गया। अरे ये क्या, अब आ रहा है? हेलो? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, या किसी को भी आ रहा है किसी को? एम आई ऑडिबल टू हाँ मैम, एवरीवन? आ रहा अभी है। आ गया, अभी आ गया मैम। ये ऐसे कैसे हो रहा है ये? हम इतना देर से क्या बोले थे, तुम लोग को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था? नहीं मैम, अभी जस्ट गया, अभी जस्ट गया। मेरे को तो सुनाई दे रहा था। अच्छा, तब तुम्हारा कुछ हुआ होगा नेटवर्क इशू। एक सेकंड देखो, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स समझ आ गया ना? ये मेरे को उतना नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ये जो हाँ मैम, हैंडआउट है ना ये ऑलरेडी गिवन है ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि एक बार गो थ्रू कर लेना, बस रीड कर लेना। बाई चांस कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया इन थ्योरी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन को ग्रॉस वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो लिख पाओगे फिर, ठीक है। मैं करवा दे रही हूँ इसी वजह से, एक बार फाइनल टच दे दे रही हूँ पूरा एनआई में, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है। सो एक बार ये हैंड आउट के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी का भी हैंडआउट देख लेंगे। जो पीपीटी तुमने भेजा था ना वो वाला भी एक बार देख लेंगे, तो उसमें से भी जो छूटा रहेगा वो टॉपिक भी कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यही दोनों हैंडआउट का टॉपिक्स कवर कर लेंगे, और सम का टाइम बचना तो चाहिए, कल अकाउंट्स है, इस वजह से हम लंबा नहीं टालना चाह रहे हैं। अगर सम्स का टाइम नहीं बचाना, सपोज अगर ये दोनों हैंडआउट कराने में टाइम चला गया, तो कल एक बार आधी घंटा के लिए सम्स कर लेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद के निशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो फिर क्या होगा ना कि हम तुम लोग को वो भी दे सकते हैं फ्रैंक से, बिकॉज फ्रैंक में ना इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड बहुत अच्छे से किया हुआ है, रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं, आज आज के टाइम पे डिपेंड करता है। लैपटॉप में चार्ज क्यों नहीं लगा है? एक सेकेंड। हम्म। However, this concept is very much relative, which means the same commodity can be considered. Obvious सा बात है, कोई भी एक commodity जो है वो intermediate good भी हो सकता है, final good भी। जैसे कि cotton, cotton को हम लोग as intermediate good भी use कर सकते हैं for further production, for the production of the cotton clothes, या फिर हम as a cotton को raw material तो use करेंगे उसमें intermediate good, ठीक है, उसको, या फिर हम लोग as a final product भी use कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है फ्लावर का, ये ऑलरेडी मैंने बताया था ना, ब्रेड को लेके, यहाँ पे केक को लेके बोला है, ठीक है। सो इसीलिए इसी के वजह से डबल काउंटिंग का एरर आता है, ठीक है। सो हम लोग को इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना रहता है एनआई में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वेदर वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स इज काउंटेड इन एनआई और नॉट, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, आपको क्या लिखना है कि नहीं, बिकॉज रीजन क्या आएगा, अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे तो दैट विल काउंट टू दी डबल काउंटिंग एरर, ठीक है। उसके वजह से डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा। मेरा जो नेशनल इनकम है उसमें 2 बार हम लोग इनकम ऐड कर देंगे, एक फाइनल में भी और एक इंटरमीडिएट का भी, बिकॉज जो फाइनल में फाइनल गुड है उसमें तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट का वैल्यू एडेड है,
समझ आया? हाँ नहीं मैम। समझ आएगा तो मेरे से पूछना, ठीक है? एक बार, मैं बार बार बोलती हूँ ये चीज, कुछ भी कहीं भी कुछ भी डाउट होगा, अगर ऐसा लगेगा कि हम बहुत फास्ट जा रहे तो मेरे को बोलते रहना बीच बीच में। नाउ द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस वैल्यू। जितना भी सारे फार्मर, जितना भी जो फाइनल मेरा वैल्यू आएगा, ये वही सब दिया हुआ है यहाँ पे, फार्मर, मिलर, बेकर, सबका माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, या तो फिर जो फाइनल प्राइस होगा ना, जैसे कि ब्रेड का जो फाइनल प्राइस होता है, वही मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा, या तो फिर इन तीनों का इंटरमीडिएट को लेस करके जो निकालेंगे उसको ऐड करेंगे तो मेरा आएगा, ठीक है? हो सकता है जो न्यू है उसको फॉलो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बिकॉज लास्ट दो क्लास में वो था नहीं, ठीक है? अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बताना है। इको स्ट्रांग था 12 में? कोई आंसर ही नहीं। तो डिस्पोजिशन ऑफ जीएनपी ना क्लोज, अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मेरा कंसेप्ट आएगा ट्विन डेफिसिट का, जो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे ना क्वेश्चन में। ट्विन, एम आई ऑडिबल? हाँ मैम। हाँ, चलो। डिस्पोजिशन, आप लोग बीच बीच में थोड़ा बोला करो, मेरे को ऐसा लगता है हम दीवार से बात कर रहे हैं। ठीक है मैम। डिस्पोजिशन ऑफ जीएनपी इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट। क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगा, क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, कौन बता पाएगा मेरे को? ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बताओ। तो ये कहीं पढ़ा था, एक कहीं सेकंड। पढ़ा था? नहीं, इको में ही पढ़ा था। एकदम वर्ड पे जाओ ना, वर्ड वर्ड पे फोकस करो ना, ओपन मैम जहाँ इकोनॉमी। पे सब कुछ हो सकता है। सब कुछ में क्या? क्या हो सकता सब कुछ में क्या हो सकता है? वही तो, क्या क्या चीज के लिए ये ओपन है? मैम गुड्स बताओ। एंड सर्विसेज का ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग तो क्लोज्ड में भी होगा, बिना गुड्स एंड सर्विस ट्रेड किए तो इकोनॉमी चलेगा कैसे? ओपन एंड क्लोज में एक ही चीज का डिफरेंस है, अगर इकोनॉमी ओपन है तो मतलब उसका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, मतलब वो अपना गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, समझ आया? मतलब उन लोग बाहर से ले भी रहे हैं और बाहर बेच भी रहे हैं, बाहर का कंट्री इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट्स भी इन्वॉल्व्ड है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी करता है। ओके समझ गया। क्या? ये भूलना मत अब कभी भी। ठीक है मैम। हाँ। डिस्पोजिशन ऑफ, अब देखो हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है? सो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नेंस, तो फिर जीएनपी दो पर्पस के लिए यूज होगा, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। देखो एक्सपेंडिचर वाले मेथड से हम लोग क्या करते थे, जी प्लस सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम करते थे ना? हाँ मैम। तो जी क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी क्या था, कंजम्पशन, आई था इन्वेस्टमेंट, और एक्स माइनस एम था मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब ये क्लोज्ड इकोनॉमी है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ऐसे ही चला गया, हम्म। गवर्नमेंट है ही नहीं तो गवर्नमेंट भी चला गया, हाँ मैम। तो बचा क्या, कंजम्पशन और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस के वजह के लिए ही होता है ये, समझ आ रहा है? देखो हाँ मैम। अगर ये चीज को अकॉर्डिंगली समझ के पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया अभी तुमको, ये क्लियर हो गया होगा, जब गवर्नमेंट और क्लोज्ड इकोनॉमी है तो मेरा जो नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट रहेगा वो सिर्फ दो पर्पस के लिए ही तो होगा ना, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ये और इन्हीं मैम दो। ओपन इकोनॉमी में सब आ जाएगा तब। हाँ हाँ, ओपन इकोनॉमी में सब, अभी हम लोग ओपन भी पढ़ेंगे, नीचे आएगा ओपन, पहले क्लोज अच्छे से कर लेते हैं फिर ओपन आएगा। ओपन में बिकॉज क्या होता है कि वो भी रहता है, एक्स माइनस एम भी रहेगा, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रहेगा, अगर विद गवर्नमेंट रहेगा तो फिर गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस रहेगा, ठीक है? सो हाँ। मोस्टली रहता ही है उसमें, ये वाला कंसेप्ट को क्लियर रखना, सी प्लस आई, बिकॉज कंडीशन में ये भी काम आएगा, ठीक है? ओके। कंजम्पशन, इट रेफर्स टू द परचेज, कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स। और इन्वेस्टमेंट का मतलब देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देखो उसमें नेट और डेप्रिसिएशन, ये ऑलरेडी पता है ना, ग्रॉस इक्वल्स टू, हम्म। जो कोई भी चीज का, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट हो चाहे कोई एसेट हो, ग्रॉस में जब हम लोग डेप को माइनस करते हैं तो नेट निकलता है, और नेट में अगर डेप को ऐड करते हैं तो ग्रॉस निकलता है, ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? चाहे कुछ भी दे दे, नेट और ग्रॉस दिया है तो मेरा उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है? सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट और डेप्रिसिएशन, नेट का मतलब क्या हो गया,
आपके स्टॉक में कुछ नया जो ऐड हुआ है, ठीक है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी। बिकॉज इकोनॉमी का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं आएगा नया, तो क्या आप कुछ नया प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं। ठीक है, सो क्लियर है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। और ये कंजम्पशन पर्पस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। So if we subtract depreciation from GNP, we get the net productive। ये मेरे को एकदम भी कराने बोलने का जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने सम्स में इतना बार करवा दिया है कंट्रीब्यूशन की। जब भी ग्रॉस रहेगा और नेट निकालना है, हम लोग को नेट का वैल्यू निकालना है, सॉरी यार मेरा राइटिंग, नेट निकालना है, तो माइनस क्या करेंगे हम लोग? डेप। ठीक है, हाँ मैम। अकाउंट्स हो गया। चल रहा है मैम अभी भी। क्या क्या हाँ चैप्टर आ मैम। रहा है? मैम 3 चैप्टर है, सिंगल एंट्री, ये हायर हायर परचेज परचेज। सिस्टम और डिपार्टमेंटल। HP डिपार्टमेंटल। हाँ ठीक ही है, डिपार्टमेंटल तो इजी है। हाँ मैम, ये हाँ easy। डिपार्टमेंटल और हायर परचेज इजी है मैम, सिंगल एंट्री थोड़ा देर हो गया है हाँ करने में। हाँ। हायर परचेज तो एक ही फॉलो ही होता है, इंस्टॉल में वही वाला सम रहता है ना हायर परचेज हाँ में। इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स में जो हम लोग करते हैं, हाँ याद है मेरे को, हम लोग का भी था, हम लोग अभी तक सिलेबस सेम है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग भी यही सब ही पढ़े थे अपने टाइम पे। क्योंकि अभी तो ज्यादा साल हुआ भी नहीं है, चेंज कहाँ से ही होगा। Therefore, अब चलो आते हैं इसमें, क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट NNP मेजर्स द नेशनल इनकम। ठीक है, तो NNP आता है मेरा। अब आएगा गवर्नमेंट सेक्टर। इंट्रोडक्शन हो गया किसका? गवर्नमेंट सेक्टर का। अब जब गवर्नमेंट सेक्टर आ रहा है, तो अब हम लोग पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट भी लेंगे। और गवर्नमेंट कैसे अर्न करता है? ऑल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यूज में क्या, जो हम लोग से वो टैक्स ले रहा है, काइंड ऑफ GST, और पर्सनल वेल्थ पे जो टैक्स लगता है, सैलरी पे जो टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ये सब मेरा टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। और नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से कंपेयर टू द टैक्स अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, द नॉन टैक्स आर सिग्निफिकेंटली लेस। ऑब्वियस सा बात है, गवर्नमेंट को मेजर पैसा तो हम ही लोग देते हैं टैक्स के तौर पे, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से उसको बहुत ही कम पैसा मिलता है, ठीक है, वो मेन यहीं से कमाता है गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। कंपेयर टू द टैक्स अर्निंग्स, इसमें नॉन टैक्स में क्या क्या आ जाएगा? अलग अलग डिपार्टमेंट से जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू उसको होता है, ठीक है, अलग अलग पब्लिक सेक्टर ऑफ एंटरप्राइज, ये सब चीजें। तो GDT जो मेरा निकलता है, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स, द गवर्नमेंट पेज बैक अ पार्ट एज सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट टू अ सिलेक्शन ऑफ, ये हटा दो, ऑल दीज आर एसेंशियली द ट्रांसफर पेमेंट्स। ये सब ऑलरेडी मैंने बता दिया ना, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, जो भी अच्छा बताओ, ट्रांसफर पेमेंट्स और ट्रांसफर इनकम, मतलब कि ये पेमेंट और इनकम मेरे को मिल रहा है विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस। तो जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग नहीं दे रहे, उसके बदले मेरे को पैसा मिल रहा है, या फिर उसके बदले मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो मेरा NI का पार्ट बनता है या नहीं बनता है? मैम नहीं ना। हाँ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बिकॉज दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू द फाइनल गुड्स, मतलब कोई प्रोडक्शन, कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, तो इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम, जैसे कि पेंशन पे हुआ, फिर मेरे को गिफ्ट मिला, मतलब काइंड ऑफ गिफ्ट में मेरे को हाउस मिला, तो ये सब चीज का जो है, वो गिफ्ट वाला चीज, काइंड वाला चीज कभी भी नहीं आता, बिकॉज दैट आर ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर इनकम्स, ठीक है। सो सपोज यू गिव ₹10 टू अ बेगर, विल इट बी एडेड टू NI? उसका क्या 10 रुपए का इनकम नहीं हो मैम। गया? नहीं ना, ठीक है। हाँ। वॉट इफ द बेगर सिंग्स अ सॉन्ग फॉर यू, ठीक है, ये तो ट्रांसफर पेमेंट हो गया। वो गाना भी गा दे तभी भी वो नहीं, बिकॉज वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज ऐड कर रहा है? वो नहीं मैम। बेगर है, वो थोड़ी हम्म। कोई सिंगर है जिसको उसको उसके प्रोफेशन के लिए उसको पैसा मिल रहा हो, ठीक है। कोई प्रोफेशन पे पैसा जो मिलता है वो तो इनकम ही होता है, ठीक है, वो इनकम होता है, दैट विल बी एडेड, बिकॉज वो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है ना। ये क्या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेगर? नहीं, ठीक है। तो ये इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा जाना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे बीच में काम ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज ओनली ट्रांसफर पेमेंट, तो वो चीज नहीं होगा। ये मैंने करवाया था ना सारा, आप लोग देखे थे? उसके बाद कोई डाउट आया था? कहाँ गया केसेस एंड ट्रीटमेंट्स? केसेस एंड ट्रीटमेंट, हाँ मैम मैंने देखा था।
हाँ ये कर लेना अच्छे से, ये आएगा, ये पूछेगा हम्म। जरूर, भले 2 मार्क्स में पूछे जितना मार्क्स में भी पूछे, बट ये पूछेगा कि ये एनआई का पार्ट बनेगा या नहीं। ठीक है मैम। खुलता नहीं है, एक सेकंड, हाँ ये रहा। यहीं तक 60 तक शायद हम करवाए थे। मैम 50 तक करवाई थी आप, उसके अच्छा, बाद पढ़ लिया था। हाँ मैम। 50 तक मैंने करवा दिया था, ये कर लेना ये वाला पार्ट। हम्म। अच्छा है तुम लोग को दोनों तरफ का नोट्स मिल जा रहा है, तो नोट्स काफी हो जा रहा है, कुछ वो नहीं रहेगा, छूटा नहीं रहेगा पढ़ने का। एक सेकेंड, हैंड आउट, अरे रिकॉर्डिंग ऑन किया था मैंने। हाँ बाबा, एक तो ये भी काम ही है। देख मैम। ही लेती हूँ एक बार फिर भी, हाँ ऑन है। चलो, नेट से हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में से सब्सिडी को माइनस कर देते, तो मेरा एनआईटी निकल जाता है, ठीक है। ये करना नहीं भूलना, वरना पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो एनआईटी, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हम दिख रहे हैं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हम ऑडिबल है ना। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है फिर, चलो। लेट द टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। गवर्नमेंट पेज बैक अ पार्ट ऑफ इट सब्सिडीज, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया था सम्स करवाते वक्त कि कुछ गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट का ये काम होता है कि कुछ पार्ट ऑफ इनकम वो फर्म को दे देते हैं सब्सिडी, ठीक है। तो फर्म को जो सब्सिडी मिल रहा है वो तो मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो टैक्स से वो लेस होगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरा क्या निकलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स विल बी, एनआईटी विल बी आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स है, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स इनकम अर्नर लोग जो है वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट करते हैं एसएस, मतलब कुछ पोर्शन उन लोग दे देते हैं ऐसा सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट, कोई कुछ पॉपुलेशन को, सबको नहीं, ठीक है। ये हो गया एक तुम्हारा गवर्नमेंट और इनकम अर्नर के बीच में, और गवर्नमेंट और फर्म के बीच में क्या हो जाएगा, फर्म देता है गवर्नमेंट को जीआईटी, और गवर्नमेंट उसको देता है क्या, सब्सिडीज, ठीक है। इसी, और हम लोग को फर्म से ही काम रहता है, फर्म का ही तो हम लोग एनआई निकालते हैं ना, बिकॉज सारे फर्म्स के वैल्यू को ऐड करके हम लोग करते हैं, तो इसीलिए हम लोग आईटी माइनस सब्सिडी, बिकॉज फर्म को जो मिल रहा है वो तो हमको हटाना पड़ेगा ना। सिर्फ गवर्नमेंट को जितना हम लोग टैक्स दे रहे हैं हम लोग को उतना ही टैक्स इंक्लूड करना है, तो इसीलिए हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करते टाइम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक सब्सिडीज। है। ये भी हो गया, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। सो अब एक्सपेंडिचर्स, तो वो सब रेवेन्यूज था गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, मेनली टू पार्ट्स में ये है, एक वेजेस और एक गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को भी तो अपने एम्प्लॉइज को वेजेस देना पड़ता होगा, तो एक वो हो गया। एंड गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, जो भी वो परचेज कर रहा है अपने फर्म के लिए, तो वो उसका खर्चा है, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अब ये इतना नहीं करना है, सेविंग्स, ट्विन डेफिसिट वाला पार्ट कहाँ है। नहीं जाएगा। आज भी कोई पेपर था नहीं मैम, आज नहीं था, कल से स्टार्टिंग स्टार्ट है। मैम कल से ही है। क्या, कल से स्टार्ट हुआ मैम। कल से स्टार्ट हुआ है तो इंटरनल में भी छुट्टी दे रहा है। नहीं मैम, कल से स्टार्ट स्टार्ट होगा। होगा हाँ, होगा, नहीं अच्छा होगा, अच्छा, कल से हमको होगा। लगा सुनाई दिया हुआ है। नहीं मैम। सैटरडे से कौन एग्जाम स्टार्ट करता है। मैम और होता ही मैम, है। इकोनॉमिक्स एग्जाम के पहले फाइनल है मैम कल इंडिया का, अरे मंडे को। हाँ, हाँ अच्छी है मैम। इको मंडे ही है ना तुम लोग का। हाँ हाँ मैम। मैम। जा, सही में फाइनल्स है, ठीक है, इंटरनली तो है। वही मैम। पढ़ लेना देखते देखते। हाँ मैम, भाई म्यूट करके देखेंगे।
ट्रांसफर पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी हम लोग कर लिए हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड ये भी हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं सीधे इसमें, ठीक है। अब एक बार इधर देख लो क्या लिखा हुआ है। In the presence of government sector, we need to differentiate between the GNP measured at the market price and GNP measured at the factor cost। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब मेरे को बताओ, अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है GNP एट मार्केट प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जल्दी से बताओ, ये एकदम इजी है। हम लिख दे रहे हैं एक बार यहाँ पे, GNP एट MP माइनस GNP एट FC। इतना सम्स करवा दिया, अगर ये नहीं बता पाए तुम लोग तो छोड़ दो फिर इको। मैम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस एनआईटी और दोनों का डिफरेंस NIT होगा, सिर्फ इतना ही बोलना है। हाँ मैम हम वही पूछे एनआईटी कि ही इन होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हाँ तो मैम ये तीनों एनआईटी। तो सेम है ना। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस ही तो NIT होता है। एनआईटी हाँ मैम। हाँ, तो NIT निकाल, मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट को इधर भेजेंगे तो प्लस FC कर देते हैं, मतलब फैक्टर कॉस्ट में NIT को ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस निकलता है, ठीक है। हम्म कंफ्यूज मत होना ये सब चीज को लेके। जैसे हम लोग ग्रॉस माइनस नेट करके डेप निकालते हैं ना, वैसे हम्म ही MP माइनस FC तुम्हारा NIT होगा, ठीक है। ओके। YD इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। अच्छा, अब डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा मेरा, जो नेशनल इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम से इन लोग TD को डिडक्ट कर दिया। TD यहाँ पे क्या इन लोग लिया है वैल्यू, सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। अच्छा, डेप डेप मैम टीडी NNPF से। क्या क्या ये ले रहा है ये लोग ये टीडी? यही वही वही हमको भी नहीं समझ आ रहा है, लिखा कहाँ है? TD का कुछ वैल्यू मेंशन भी नहीं, डेप बोला है इन लोग, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोला है, तो सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम बोथ दी साइड्स। अगर हम लोग, इतना आएगा नहीं लेकिन जितना इन लोग दिए हैं, बट इतना बस ध्यान रखना कि ये जो ये डिस्पोजेबल इनकम हम तुमको बताए थे ना उससे। एक सेकंड रुको, हम बताते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, जेवियर्स का प्रोफेसर बनाया है ना, तो ऐसे कैसे बना देगा, वो भी मेन कैंपस। कहाँ है वो? थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का दिख रहा है स्क्रीन पे कहीं पे? यही इतना सारा हैंडआउट है कि देखने में हम भूल जाते हैं। सेकंड मैम। मिल गया, राइट साइड है, राइट। मिल गया, मिल गया। ये देखो, पर्सनल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम जब हम लोग प्राइवेट इनकम से ये सारे चीज को डिडक्ट कर देते हैं, ये तो याद ही करना पड़ेगा। अब इसमें तुम लोग उतना माथा नहीं लगा सकते कि कैसे क्या, वो ये लर्न ही करना पड़ेगा कि क्या क्या डिडक्ट होता है, ठीक है। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, देखो, द इनकम दैट इंडिविजुअल्स हैव टू स्पेंड और सेव आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल टैक्सेस इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये ऑलरेडी मैंने करवाया था ना। GDP से हम लोग पहले NI में आएंगे, और फिर NI से हम लोग पर्सनल इनकम में आएंगे, और NI से पर्सनल इनकम में आने का ये है, सॉरी, NI से पर्सनल इनकम में हम लोग कैसे आ सकते हैं, जब बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, नेट इंटरेस्ट, ये सारे को लेस कर देंगे हम लोग, और गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स और पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह को ऐड करेंगे तो पर्सनल इनकम निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स अच्छे से रट लेना पूरा, कि कैसे GDP से हम लोग डिस्पोजेबल इनकम पे आते हैं। देखो, फिर पर्सनल इनकम में जब हम लोग पर्सनल टैक्स को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। तो उन लोग ना वही किया है, बस थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया है काइंड ऑफ, देखो। या और फिर वो जो डिस्पोजेबल इनकम है ना, ये जो YD है ना, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। या तो उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे या तो हम लोग सेव करेंगे, बिकॉज हम टैक्स पे कर दिए। टैक्स पे करने के बाद जो मेरा इनकम बच रहा है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। तो तुम सपोज मेरा 30,000 रुपीज अर्निंग है, उसमें से हम 10,000 टैक्स पे कर दिए, तो जो 20,000 मेरा बचेगा वो मेरा डिस्पोजेबल इनकम होगा। वो हम चाहे खर्च करें चाहे सेव करें। तो मेरे पास दो ऑप्शन होता है, या तो C या तो S, ठीक है। यस। कंसेप्ट को बस क्लियर रखो, बाकी इतना ध्यान नहीं देना है। हम्म सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। तो ये अगर या तो हम लोग सेव करेंगे या तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विथ गवर्नमेंट, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बाहर से कोई ट्रेड नहीं है बट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो हम लोग सेविंग आइडेंटिटी कैसे करेंगे, द अबव आइडेंटिटी शोज हाउ नेट नेशनल इन्वेस्टमेंट इज फंडेड बाय द प्राइवेट सेविंग्स एज वेल एज पब्लिक सेविंग्स। इसमें इन्वेस्टमेंट में मतलब मेरा गवर्नमेंट का भी आता है, C भी आता है, S भी आता है, मतलब प्राइवेट भी आता है।
इतना करना है नहीं। अगर एस मेरा सेविंग्स है तो टी माइनस जी, ये भी मत करो। ये इतना कुछ करवाया है तुम लोग के कॉलेज में, ये सारा पार्ट, बजट डेफिसिट वगैरह? नहीं मैम मैम। हम लोग को तो नहीं करवाया है। हाँ, ये नहीं है, ये नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं होता। ये पता क्या चीज, बजट, बजट था ना, गवर्नमेंट बजट। हाँ, परमानेंट बजट और बैलेंस ऑफ। हाँ, बीओपी ये सब था ना चैप्टर्स, ये मैक्रो का ही हम्म, पार्ट है, बट ये एनआई का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है। एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन ओपन इकोनॉमी आ जाते हैं। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या आ जाएगा, मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने बोला ना, अगर कोई बाहर से मेरे को गिफ्ट भेजा वहां का कुछ, ठीक है, तो वो मेरा ट्रांसफर इनकम होगा, ट्रांसफर तो उनके लिए वो ट्रांसफर पेमेंट, मेरे लिए इनकम, वो सब मेरे एनआई का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। देखो, ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेनर्स एंड ट्रांसफर पेमेंट मेड टू फॉरेनर्स, दैट विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द एनआई, बिकॉज दैट आर द ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट विदाउट एडिंग एनी वैल्यू टू द अच्छा गुड्स एंड मैम, यहाँ सर्विसेज। लिखा है ट्रांसफर पेमेंट मेड टू फॉरेनर्स। अगर मैम यहाँ पे मैं किसी अपने जो फॉरेनर क्लाइंट को, जो एम्प्लॉय को, जो यहाँ मेरे यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं उसको सैलरी बेचता हूँ तो वो वो तो आएगा ना मैम? वो पेमेंट नहीं होगा, वो सैलरी होगा। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब अच्छा कि ऐसा तुम, है। अब तुम्हारा कोई बाहर रिलेटिव रहता है, तुम उसको गिफ्ट भेजे, या फिर तुम्हारे, मैं तुम पैसा यहाँ, ट्रांसफर किया। हाँ तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारे कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, वो तुमको 10,000 रुपया दिए थे ऐसे ही, तो वो तुम्हारा इनकम थोड़ी होगा। वो तो सर्विस रेंडर कर रहा है ना। मैं क्या बोली कि सर्विस और गुड जब रहेगा तब वो इनकम हमको ट्रीट करना ही पड़ेगा, चाहे वो बाहर से हो, यहाँ से हो। उसे फिर वो एनएफआईए का पार्ट बनेगा, वो सब ध्यान बात का बात देखा जाएगा। जहां गुड्स एंड सर्विसेज का आ गया ना बीच में, हम्म। क्लाइंट है वो, ऑब्वियस सा बात है, तुमको सर्विस प्रोवाइड करा तब ना तुम उसको पेमेंट कर रहे हो। हम्म। विदाउट एनी सर्विस, विदाउट एनी गुड्स अगर पेमेंट हो रहा है, मतलब बस एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरा ट्रांसफर पेमेंट होता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब समझो पहले, समझ आ गया ना आप कि हाँ क्या मैम। कैसे लिखना है? हाँ। तो ये ओपन इकोनॉमी था। अब देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी में जीडीपी एंड जीएनपी सेम ही होता है, बट ओपन में तो डिफरेंट होगा, बिकॉज इसमें तो जीडीपी और जीएनपी सेम हो जाएगा। एन मतलब क्या, कि जिसमें हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स, बाहर के भी रेसिडेंट्स को ले रहे हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में तो बाहर का तो हमको लेना ही नहीं है, तो वो तो दोनों सेम हो गया। बट ओपन इकोनॉमी में मतलब इंटरनेशनल भी हो रहा है, तो मेरा वो दोनों क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज डी और एन में डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए। हम्म। और एनएफआईए मतलब क्या हो गया, नेट फैक्टर नेटवर्क इनकम इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड, अब्रॉड अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड अगर हम बोलेंगे तो फिर से ये अलग ही आ गया, ये हटा दो। जीडीपी मतलब अगर एक्सपेंडिचर मेथड से देखे तो ये होता है, पढ़े थे ना हम लोग एक्सपेंडिचर हम्म। मेथड के फॉर्मूला में, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, अब भी हम ऊपर भी बताए थे ये चीज, ठीक है। हम्म। तो ये भी हो गया है। नेशनल इनकम का ये ऑलरेडी हम सब करा चुके हैं, कहाँ पे क्या लेस करने से क्या आता है, ठीक है। अब हम लोग ट्विन डेफिसिट में आते हैं, ये इसके में है, तो ये तुम लोग का शायद ही आएगा, ये डेफिसिट वाला मैम ट्विन हम लोग डेफिसिट। का तो है ही नहीं ट्वेंट डेफिसिट। नहीं है, डेफिशिएंट नहीं है, डेफिशिएंट। डेफिसिट नहीं होगा, बिकॉज ये इसका पार्ट बनता है तुम्हारा बीओपी का। और हाँ, बीओपी का ही तो पार्ट रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में होता है ना कि कितना ट्रांसफर किए थे, कितना पेमेंट हुआ था, तो उसके वजह से जो ट्विन डेफिसिट हो जाता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है, देखो टी, ये सब है। एक सेकेंड, मैसेज।
तो ये हो गया मेरा नेट टोटल इन्वेस्टमेंट। सपोज एम $16 बिलियन एंड एक्स इज $12 बिलियन, देन एम माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, 4। ये दोनों का सब्ट्रैक्ट कर, देयरफॉर द कंट्री हैज अ पेमेंट ऑफ डेफिसिट ऑफ रुपीज $4 बिलियन विद द फॉरेनर्स। इन ऑर्डर टू फाइनेंस दिस डेफिसिट द कंट्री हैज टू टेक लोन फ्रॉम फॉरेनर्स। अच्छा, एम माइनस एक्स एज फॉरेन सेविंग्स। एम माइनस एक्स हो गया मेरा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ना। तो ये इम्पोर्ट अगर मेरा ज्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट से, इम्पोर्ट अगर मेरा ज्यादा तो मतलब डेफिसिट होगा। समझ आया। और वो डेफिसिट हम लोग कैसे पे कर सकते हैं, बाय टेकिंग लोन फ्रॉम फॉरेनर्स एंड फॉरेन लोन्स कम फ्रॉम फॉरेन सेविंग्स। देयरफॉर एम माइनस एक्स इज कंसिडर्ड एज फॉरेन सेविंग्स। ठीक है, तो मतलब एम माइनस एक्स मेरा सपोज इम्पोर्ट अगर ज्यादा हुआ एक्सपोर्ट से, तो वो मेरे को लोन दे के पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कंट्री को, तो वो उसका जो वो लोन लेगा वो फॉरेनर से लेगा, तो फॉरेन उसको फॉरेन सेविंग ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसको तुम लोग जिन लोग का है नहीं उन लोग एक बार के लिए स्किप ही करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। therefore the above identity suggests that the net total investment, जो नेट टोटल इन्वेस्टमेंट होता है मेरा, उसमें प्राइवेट सेविंग्स आता है, पब्लिक सेविंग्स आता है, फॉरेन सेविंग्स आता है। प्राइवेट मतलब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कर रहा है उससे सेविंग्स होगा, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट का सेविंग्स है। तो अगर हम नेट टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो प्राइवेट सेविंग्स प्लस पब्लिक सेविंग्स प्लस फॉरेन सेविंग्स। फॉरेन सेविंग्स क्या हो गया, जब मेरा एम माइनस एक्स ज्यादा होगा। बजट सरप्लस कब होता है, जब मेरा x माइनस एम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरा एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट से क्या होगा, कम की ज्यादा। ज्यादा होगा मैम। हाँ, तभी मेरा अकाउंट सरप्लस में रहेगा, ट्रेड सरप्लस में रहेगा, तो बजट सरप्लस। और x माइनस एम ग्रेटर देन 0 करंट, तभी भी वो बैलेंस्ड बजट भी उसी में कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे मेरा t माइनस जी 0 हो रहा हो। ठीक है, बैलेंस्ड बजट है ये। और x माइनस एम यहाँ पे मेरा जब लेस देन रहेगा तो वो डेफिसिट में हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया। सो लेट अस अज्यूम नाउ, सपोज अ कंट्री इज रनिंग इन अ बजटरी डेफिसिट। अगर डेफिसिट चल रहा है तो ये वो क्या कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, सेव वो कम कर रहा है, एक्सपेंडिचर वो ज्यादा कर रहा है, सेव वो कम कर रहा है। ठीक है, सो हेयर आइदर ऑफ द फॉलोइंग, या तो वो क्या कर सकता है, प्राइवेट सेविंग्स मस्ट अराइज। ठीक है, या तो इन्वेस्टमेंट मस्ट फॉल, और एम माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो दैट द वैल्यू ऑफ एम माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द टी माइनस जी। तो ये हो गया बजट डेफिसिट इन कंट्री, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू, जब बजट डेफिसिट होता है तो बजट डेफिसिट के वजह से ही ट्रेड डेफिसिट भी हो जाता है। यही एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज एम माइनस एक्स है तो मेरा टी माइनस जी भी क्या हो रहा है, ये जो मेरा ट्रेड डेफिसिट है वो भी मेरा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसके वजह से दोनों डेफिसिट, अगर बजट डेफिसिट हो रहा है तो मेरा ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा है, इसी को हम लोग ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, ट्विन डेफिसिट आएगा तो बस यही लिखना और कुछ भी नहीं। ये समझाने के बाद आपको ये लिखना है कि इफ देर इज बजट डेफिसिट इन अ कंट्री इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू द ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, और फिर पर्सनल इनकम ऑलरेडी मैंने बता दिया था। पर्सनल इनकम से कैसे हम लोग आते हैं, पर्सनल इनकम का क्या क्या है उसमें, जो पूरा उधर फॉर्मूला में लिखा हुआ है ना उसी को यहाँ पे देखो इन डिटेल बताया है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल्स, डिविडेंड्स अर्न्ड बाय द फर्म्स अब्रॉड, इनकम रिसीव्ड, क्या क्या हम लोग को ऐड करना। तो पर्सनल इनकम मेरा कैसे निकलेगा, नेशनल इनकम से मेरे को सारे ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करना है, जितना भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो भी फ्रॉम द गवर्नमेंट वो ऐड होगा, बाकी सारा जो प्रोविडेंट फंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा पर्सनल इनकम से। और डिस्पोजेबल इनकम में मैंने क्या बोला था, अपना टैक्स पे कर दोगे इनकम से, पर्सनल इनकम से टैक्स हटा दोगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये ऑलरेडी हो गया, और ये अमाउंट या तो आइदर कंज्यूम होगा या तो सेव होगा। क्लियर है, ये अभी उसमें से करवाए थे हम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, कंपोनेंट्स कंजम्पशन से हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट, ये चार कंपोनेंट है, ये ऑलरेडी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। कंजम्पशन मेरा ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, और इन्वेस्टमेंट मेरा बिजनेस, रेसिडेंशियल, इन्वेंट्री, गवर्नमेंट मेरा नेट एक्सपोर्ट से ही आएगा। ठीक है,
चलो जीडीपी और एनआई का रूल्स क्या है पढ़ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज इवैल्यूएटेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स नॉट इंक्लूडेड, कौन कौन सा गुड्स नहीं आता है। सेल ऑफ यूज्ड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, अच्छा हाँ, हम लोग बोले थे ना कोई भी चीज, कोई चीज को अगर हम लोग ऑलरेडी खरीद के फिर वापस बेचेंगे तो यूज किया हुआ गुड्स का अगर हम लोग सेल है वो हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देखो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स करने में काम देगा, तो प्लीज रूल्स पे ध्यान देना आप, ठीक है। रूल्स फॉर कंप्यूटिंग जीडीपी या फिर एनआई, तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज उसके मार्केट प्राइस पे इवैल्यूएट करेंगे, वो आता है। बट यूज्ड गुड्स का सेल नहीं आएगा, बिकॉज अगर हम कोई एक मशीन खरीदे थे, वो मशीन जब खरीदे थे तो हम ऑलरेडी उसको पैसा दिए, तो वो ऑलरेडी इनकम में ऐड हो चुका है। अब वो खरीदा हुआ मशीन को हम यूज करके थोड़ा सा वापस किसी और को बेचेंगे, तो उसका जो वापस बेचने वाला अमाउंट है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बिकॉज दैट विल ऑकर दी एरर ऑफ डबल काउंटिंग। यहाँ पे भी इनकम ऐड हुआ, वहां पे भी, एक ही मशीन का दो बार तो इनकम हम लोग नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। सो सेल ऑफ यूज्ड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, देखो, in order to understand how inventories are treated in national income accounting, we take the help of a following example. Suppose a bread producing firm decides to produce additional units of the bread, for which the producer pay extra wages to the laborers. After the bread is produced, sorry, three things can happen. या तो bread खराब हो सकता है बेचने के पहले ही, या तो वो फर्म के इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा, मतलब स्टॉक में रखा जाएगा कि ये बाद में बिकेगा, या तो तुम अभी तुरंत तुरंत इन्वेंट्री से बेच दो। तो अगर वो स्पॉइल हो गया, ठीक है, तो देर इज नो चेंज इन द जीडीपी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड। अब एक्सपेंडिचर साइड में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, बट द प्रोड्यूसर हैज सम पेड एडिशनल वेजेस, सो देयरफॉर जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम द इनकम साइड एज वेल, ठीक है। अगर हम लोग बेचे नहीं, वो बेचने के पहले खराब हो गया, ठीक है, लेकिन हम उसको बनाने पे खर्चा तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो हमको इनकम को भी उतना से बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, भले चाहे हम उसको बेचे हो चाहे ना बेचे हो, ठीक है। बिकॉज एक एक्सपेंडिचर दिखा रहे इनकम नहीं दिखा रहे, तो यहाँ पे मेरा जीडीपी इक्वल नहीं आएगा, और मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों साइड से जीडीपी सेम आना चाहिए, ठीक है। और अगर ब्रेड इज पुट टू द फर्म्स इन्वेंट्री, तो इन दिस केस राइज फ्रॉम एक्सपेंडिचर एज वेल एज इनकम साइड, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज सीन एज द प्रोड्यूसर हैज परचेज द ब्रेड, ठीक है। तो ये दोनों साइड से इनकम हो गया। अगर वो सोल्ड आउट हो गया फ्रॉम द फर्म, जीडीपी विल नॉट चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द जीडीपी व्हेन इट वाज प्रोड्यूस्ड एंड पुट टू इन्वेंट्री। यहाँ पे जब इन्वेंट्री में रखा गया था इसको, तो उसका वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे ना नेशनल इनकम में, इनकम के साइड से भी और एक्सपेंडिचर के साइड से भी, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग नहीं लेंगे। जनरल रूल, ये इतना नहीं जरूरत है, कुछ ज्यादा दिया हुआ है, इम्प्यूटेशन वाला चीज हम करवा दिए थे इकोनॉमिक मैम ये तो एक्टिविटीज भी। बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है इसमें। हाँ वही, मतलब बहुत ही ज्यादा इन डिटेल है पूरा। वही मैम। ये सब पीपीटी बनाया हुआ है, जिन लोग रिसर्च स्टडी करके बैठे हैं ना, डॉक्टरेट जेवियर्स में तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर रहते हैं। प्रोफेसर्स मोस्टली जेवियर्स में पीएचडी लेवल के ही रहते हैं, जिन डॉक्टरेट ही रहते हैं, जिनके नाम के आगे डीआर रहता है। और जो थोड़ा बहुत न्यू प्रोफेसर्स होते हैं, जो लोग नेट क्लियर करके अभी आए ही होते हैं, उन लोग को ऐसा छोटा मोटा सब्जेक्ट दिया जाता है ज्यादा, और जेवियर्स में मोस्टली उन्हीं लोग का ही होता है प्रोफेसर लेवल पे, जिन लोग पीएचडी वाले हैं। मैम काश सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता। अच्छे प्रोफेसर्स नहीं है क्या। मैम मुश्किल से एक दो है। हाँ, क्या बोले अब। वही, कुछ नहीं किया जा सकता। हम्म। हम लोग के टाइम, हम तो मेन कैंपस में थे ना, हम लोग के टाइम जितने भी लेक्चरर थे सब अच्छे थे, हम लोग कभी भी ट्यूशन ही नहीं लिए थे। मैम जैसे कि अकाउंट्स का एक पार्ट में मैम पढ़ाती है,
उनका 2-3 चैप्टर वो सब बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो उसका मैम मेरे को ट्यूशन का जरूरत नहीं है। हाँ ये होता है, पता है, डिपेंड करता है कि एक, जैसे हाँ। कि ऐसा नहीं है, मेन कैंपस में भी एक दो टीचर है जो नहीं सही है। इस वजह से हम लोग को कॉस्ट के टाइम पे बहुत दिक्कत हुआ था। फिर उसके बाद तो कोविड आ गया था, तो कोविड में तो मेरा आधा साल चला गया था कॉलेज का। तो इस वजह से हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी तो फर्स्ट ईयर में ट्यूशन लगा नहीं था, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट्स भी इजी होता है, और प्लस मेन कैंपस का सबसे बड़ा खासियत ये है कि जो उन लोग करवाएंगे ना क्लास में, और जो नोट्स उन लोग प्रोवाइड करेंगे, उसके बाहर उन लोग एक वर्ड भी नहीं देते हैं। मेरा तो सबसे बड़ा गलती हो गया कि हम एमकॉम सीयू से कर लिया। अगर हम एमकॉम बीसी से किए होते ना तो मेरा इतना इजीली होता। सीयू का क्या है ना, सीयू मतलब रुला देता है। सीयू में कॉलेज में तो क्या ही पढ़ाई होता है पता ही नहीं, और आता क्या है पेपर में वो भी नहीं समझ आता है। सिलेबस के बाहर दे देगा तो सिलेबस के अंदर का ही रहेगा, बट क्या रहेगा पता नहीं। इधर मेन एक ऑटोनॉमस में पढ़ने का यही फायदा है कि आपके क्लास में जो पढ़ाया जाएगा आपके पेपर में, मतलब आप श्योर रहोगे कि ये मेरा क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं रहता है, सीयू में कोई श्योरिटी नहीं है कि कहाँ से कब क्या दे दे। कभी 10 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन 10 साल बाद आ जाता है, इतना साल से दिया ही नहीं, भूल जाता है क्वेश्चन को उन लोग। तो ये सब चीज सीयू करता है, और सीयू में एक बार बैक लग गया ना, क्यों मैम, मुश्किल एक होता है? सीयू में एक बार बैक लग गया तो रुला देता है, हम्म। नहीं पास करता है। मतलब काइंड ऑफ अगर पास किया भी तो मतलब लिखना पड़ेगा, अच्छा खासा लिखना पड़ेगा, तब जाके मिलता है मार्क्स। क्योंकि सीयू का डिपेंड करता है ना आपका पेपर कहाँ जा रहा है चेक होने में। सीयू में ना जैसे जिन लोग पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं ना, उन लोग को पेपर दे देता है कभी कभी चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स लोग को। मतलब क्योंकि तो पेपर तो बहुत आता है, तो अब उन लोग क्या करते हैं, जो आंसर रहता है वही देखते हैं। अगर आंसर आया मतलब तो करेक्ट, वरना अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो रॉन्ग। स्टेप देखता ही नहीं है उन लोग, बिकॉज उन लोग को पता ही नहीं है कैसे मार्किंग स्कीम्स है और ये है। तो और रिव्यू में जाने के बाद इसीलिए काफी बार ऐसा होता है कि रिव्यू में मार्क्स बढ़ता है। इसलिए जब भी बीकॉम अगर कोई सीयू से कर रहा हो तो उन लोग का अगर फेलिंग मार्क्स है तो रिव्यू देना चाहिए। एक दो मार्क्स अगर फेल हुआ है तो रिव्यू में बढ़ जाता है, मोस्टली बढ़ता है। हम्म। यही ऑटोनॉमस का फायदा है। हमको ऐसा लगता है हमको बीकॉम वहां से करके एमकॉम यहाँ से करना चाहिए था, मेरा अलग ही चला गया। चलो जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेटर एक बार पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। डबल काउंटिंग वाला हो गया था ना। डिफ्लेटर का मतलब क्या हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए हमको नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 करना, ये भी हम लोग उस पीडीएफ में कवर्ड था। हम्म। बास्केट, अब इसमें वो नहीं है क्या, तीनों मेथड नहीं बताया है क्या शायद, है ना ये रहा। चलो एक बार हम लोग ये तीनों मेथड के बारे में कर लेते हैं, फिर इन तीनों मेथड से सम्स भी कर ही लेंगे, आज टाइम तो है। 4:30 तक, 4:35 तक क्लास करवाते, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं मैम, 5 तक Yeah. भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर सम्स कर लेते हैं। आज एक काम करते, पूरा नाशन को खत्म करते, कल केनेशन ही करेंगे फिर। अगर केनेशन लगातार 2-2.5 घंटा टाइम के किए तो शायद हो सकता है कल केनेशन कल ही कंप्लीट हो जाए। आज ही ग्रुप में बिना बोले याद से रात में हम्म। नोट्स भेज देना कि क्या क्या सिलेबस है क्या नहीं है। तो हम सुबह उठ के अपना बैठ के सारा, एक बार तुम लोग को मैम पढ़ाने से हम लोग पहले को हमको भी पढ़ना एसटेप पड़ता। का बस एक ही पीडीएफ है। हाँ वो भेज देना मेरे को, और मेन कैंपस का भी मेरे को एक बार भेज देना, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे ना, एक बार दोनों मिला के पढ़ लेंगे, सब देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, वो कल हम सुबह उठ के कर लेंगे। और फिर हम आके उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे। मैम हम लोग का पीपीटी में से बस थोड़ा सा ही थ्योरी बचा है, बहुत छोटा छोटा है वो, नेशनल इनकम का ही मैम। हाँ वो अभी ये पीपीटी के बाद हम लोग उसका पीपीटी का, तुम लोग के पीपीटी का कर लेंगे। वो तो कॉर्पोरेट टैक्स और यही सब जो तुम हाँ बोले मैम। थे ना, वो एक बार हम रीड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। आज कोई एग्जाम है क्या 12 का? 12 का तो आज पेपर नहीं है, अकाउंट्स है 17 को और 11 को शायद कॉमर्स है। ठीक है छोड़ो। चलो वैल्यू एडेड मेथड क्या हो गया,
हम लोग सारे आउटपुट को, मतलब सारे फर्म्स के आउटपुट को ऐड करते हैं और उससे इंटरमीडिएट वाले को, फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है। और फैक्टर इनकम, वैल्यू एडेड, पहले हम लोग वैल्यू एडेड निकालेंगे, फिर फैक्टर इनकम रहेगा, फिर फैक्टर इनकम मेथड में क्या मतलब कि सारे फैक्टर प्रोडक्शन से जो जो मेरा है उसको हम लोग ऐड करके एग्रीगेट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इससे फिर निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड, पता ही है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वो मेरा एक्सपेंडिचर मेथड से वैसे आता है, ठीक है। किसी का व्हाट्सएप कुछ ऐसा ऑन है क्या? नोटिफिकेशन आ रहा है तो मेरे को आवाज आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या किसी का? एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप वेब ऑन है ना, इसलिए। इसलिए ना, मेरे को लगा मेरा ऑन है, वही हम अभी हम चेक कर रहे थे कि मेरा लैप मतलब इस लैपटॉप में मेरा तो नहीं ऑन है, क्योंकि मेरे को जब व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है तभी नोटिफिकेशन भी आ रहा है। चलो, जीडीपी डिफ्लेटर डन है, कहाँ थे हम? ये हम रहा। अभी डिफ्लेटर हुआ था। ये अब अब हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। वैल्यू एडेड जीडीपी निकलता है, जीडीपी एट एमपी निकलता है, ठीक है। वैल्यू एडेड फर्म से पूरा प्लस करके क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो वैल्यू एडेड फर्म, फर्म टू, सबका ऐड कर देंगे हम लोग, और एक्सपेंडिचर मेथड से सेल टू हाउस होल्ड बाई फर्म वन, इसको ऐड करके, और इनकम मेथड से भी मेरा जीडीपी आएगा, तो वेजेस फर्म फर्म वन फर्म टू, इनकम मेथड मतलब क्या कि जितना भी इनकम हुआ है फ्रॉम दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट वगैरह, ये सब चीज को, ठीक है। तो ये तीनों मेथड से वैसे निकलता है, ठीक है। अब तो और करवाने का जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा ये ऑलरेडी हम समझा दिए थे। ये पूरा कन्वर्जन है जो हम तुमको इजीली बताए हैं, 3 कन्वर्जन बताए हैं ना जो, ये हम्म। वही बताया है। एनडीपी एफसी से एनडीपी एमपी कैसे जा सकते हैं हम लोग, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी कैसे जा सकते हैं, माइनस एनडी, जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी कैसे जा सकते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, बिकॉज जी और एन है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा करवाया हुआ है। और अगर इन शॉर्ट अगर हम लोग रिवीजन करें कन्वर्जन को, तो पहला कन्वर्जन बताओ मेरे को, ग्रॉस और नेट के बीच का होता है, अगर सपोज जीडीपी एमपी है, ठीक है, और यहाँ पे एनडीपी एमपी है, तो ग्रॉस, बाकी सब सेम है, बस जी और एन का फर्क है। तो ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ और एक्सक्लूसिव, क्या होगा यहाँ पे, प्लस डेप होगा कि माइनस डेप होगा? अब मुझे पता है। बोलो। और हम प्लस डेप। हम्म। प्लस हम्म। बॉस है ना। ग्रॉस हम इज आज इंक्लूसिव। आशुतोष को, आज हम लोग मैम साथ में बैठ के सम्स कर रहे थे। हाँ, इसको पता नहीं था, ये भूल गया था शायद कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और और डेप डेप्रिसिएशन सेम सेम होता है। होता है। किसी का, हाँ। हाँ, हम डेप्रिसिएशन को और भी नाम होता था ना। डेप्रिसिएशन को शायद, मतलब मोस्टली यही दिया रहता है, कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल, या तो फिर तुम्हारा वो डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, दोनों को लेस करके डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जीडीपी एमपी इक्वल एनडीपी एमपी प्लस डेप। अब मेरे को बोलो नेक्स्ट वाला कुछ क्या था, फैक्टर कॉस्ट और एमपी वाला, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे जीडीपी एट एमपी, और ये हो गया मेरा, सॉरी, जीडीपी एट एफसी, तो क्या होगा? मैम प्लस एनआईटी। हम्म, एक ये कन्वर्जन और तीसरा मेरा है नेट और डोमेस्टिक का। तो जीडीपी एफसी, जीएनपीएफसी, मैम अब माइनस एनएफआई है। माइनस, NFI है। हाँ, एक सेकेंड, क्लास में एक जगह तुमको निकल के कॉल करूं। हाँ, हेलो। हाँ चलो, ये हो गया 3। एनएफआईए का मैंने बता दिया था, वो तुम लोग का ध्यान रखना। अभी हम लोग सम्स करेंगे थोड़ा, अरे वाह सम्स है यहाँ। मैम वो जेवियर्स वाला शायद चला गया। क्यों, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या? मैं वो तो चुप ही था पूरे समय। वो हर क्लास में ऐसे चुप रहता है।
पता नहीं क्यों, छोड़ो, अब हम क्या कर सकते हैं। कोई problems नहीं। चलो, एन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तुम लोग का फ्रेंड ही है ना वो? नहीं मैम, मैं नहीं जानता उसको। अरे तुम लोग का तो सेम ही स्कूल है, अभी तो तुम लोग उस दिन बोले थे स्कूल सेम है। स्कूल स्कूल सेम मैम कहाँ है? स्कूल मेरा और उसका सेम था, बट मैम मैं उसको नहीं जानता ना। ऐसा भी होता है कि स्कूल सेम होने के बाद भी इंसान जानता नहीं है? हाँ मैम। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, ये देखो सम्स यहाँ पे है, अच्छे से सम्स करेंगे ना यहाँ तो काफी सारा चीज क्लियर होगा। कितना सम्स दिया हुआ है? कुछ ज्यादा ही है इसमें। ये सब तुम लोग को करवाया गया है सम्स में, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, डिफ्लेटर। आशुतोष करवाया गया है क्या? नॉमिनल रियल तो कराया था, जीडीपी डिफ्लेटर तो याद नहीं। सम्स में करवाया है कि थ्योरी में करवाया है रियल नॉमिनल, ये बताओ। ऐसे थ्योरी कराया। ठीक है, एक बार सम्स भी कराना होगा अगर इसके सिलेबस में है तो। ठीक है। ये वाला सम्स हम लोग कर एक बार देख लेते हैं, सारा सम्स जितना गिवन है यहाँ इस वाले पीडीएफ में, फिर हम लोग तुम्हारा वाला पीडीएफ का भी सम सॉल्व कर लेंगे, ठीक मैम है? हम लोग में तो खाली 3 सम दिए है सर। हाँ, वही आएगा ही मोस्टली। एनआई का सम्स मतलब क्या, कि या तो तुम तीनों मेथड में से कुछ निकालो, या तो तुम्हारा वो कन्वर्जन वाला सिस्टम रहता है कि एनएनपी एफसी निकालो, जीडीपी एमपी गिवन है, जो कि अब नहीं देगा, वो तीनों मेथड में से ही कुछ देगा। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, जीडीपी दिया हुआ है 7,000, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। कंजम्पशन है 4,500, गवर्नमेंट परचेज है 1,100, बजट सरप्लस है 30। तो एनडीपी निकालना है, एनडीपी तो निकल जाएगा जीडीपी माइनस डेप्थ से, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट और बैलेंस ट्रेड निकालना है। अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, जीडीपी माइनस कंजम्पशन प्लस, अब देखो जीडीपी जो है वो किसके बराबर होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्स माइनस एम, ये तीनों गिवन है और ये भी गिवन है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट टैक्सेस कैसे निकलेगा, और देखो बजट सरप्लस क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस माइनस ट्रांसफर माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज ओनली बजट सरप्लस। तो बजट सरप्लस अगर मेरे को निकालना है तो गवर्नमेंट टैक्सेस माइनस ट्रांसफर, जो कि इक्वल्स टू होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस बजट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, बजट सरप्लस गिवन है, तो तुम्हारा क्या निकला, ये क्या बोला था, सी में निकालना है, क्वेश्चन नंबर सी। गवर्नमेंट टैक्सेस माइनस ट्रांसफर, अच्छा मैम मतलब ऐसा सम आएगा क्या? ये तो तुम लोग के में करवाया है। नहीं नहीं हम। देख, मैम। ये आ सकता है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम निकालने, पर्सनल सेविंग्स निकालने हैं, हाँ, ये वो तो भले हाँ नहीं मैम। आएगा। गवर्नमेंट टैक्स माइनस ट्रांसफर तो शायद ही आएगा। ये सब आ सकता है, नेट एक्सपोर्ट, एनडीपी, डिस्पोजेबल इनकम, एक बार जब है तो देख के ही चल जाना। तुम लोग के कॉलेज में ऐसा होता है कि जो करवाया नहीं वो भी दे दे एग्जाम में? हाँ मैम ये होता है। होता है। हाँ, तो फिर हाँ, फिर फिर होता ये है। करके जाना, बिकॉज ये मेन कैंपस का है तो चांसेस है, ठीक है। एक बार देख ही लेना, देखने में क्या जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। और बाकी वो सारा तो कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो ही गया है। हाँ मैम। हम्म। हम्म। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी ठीक है, हटाओ। इन एन इकोनॉमी हाउस होल्ड बाइज ब्रेड वर्थ ₹150 फ्रॉम द बेकर एंड वर्थ ₹20, ये तो नहीं आने वाला है। ये क्यों किया दिया गया है, वही मतलब हम लोग लास्ट वाला जो क्या बोलते हैं, सारा सेल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करके, ठीक है। तो वैल्यू एडेड बाय मिलर कितना हो जाएगा तुम्हारा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज 40 + 20, सेल्स कितना हो रहा है, 40 + 20 - 0, क्योंकि इसका कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है मिलर का। फिर वैल्यू एडेड बाय बेकर हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट, 150 - 40, ₹150 में ये ₹40 इसका है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोग तो ले लिए ना ब्रेड में इसका दाम, ठीक है। तो हम्म। 40 को माइनस कर देंगे, 110। और जीडीपी, ये ना रटने का जरूरत ही नहीं है, अपने कंसेप्ट से ये सम हो जाएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। अपने आप जीडीपी कितना है, सारा इंटरमीडिएट को माइनस करके आएगा जीडीपी, ठीक है। अब ये ₹20 के आटा से, ठीक है,
ये किसको दिया था, फिर 40 रुपए का ये हुआ था, फिर 40 रुपए ये यूज करके उसी का क्या बनाया, ब्रेड बनाया, कितना रुपए का, 150 का। तो 20 पहले गया 40 में, फिर 40 कितना में आया, 150 में। समझ आ रहा है? तो इन दोनों को माइनस करेंगे पहले, तो 20 आएगा, ठीक है। और वही 20 इसमें एडेड है, तो मेरा 170 होगा। अपने कंसेप्ट से एक बार करना, इसको समझ आ जाएगा क्लियर, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम्म। अब देखो यहाँ पे जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, कंजम्पशन, ट्रेड डेफिसिट, ये सब दिया हुआ है। तो अच्छा, ये जो टीडी है, ये ट्रेड डेफिसिट है शायद। हाँ मैम, ट्रेड डेफिसिट। देख लो तो एक बार, 1000 एनआई माइनस 1000 कहाँ यूज हुआ है, पहली बार देख रहे हैं एनआई में इतना कुछ, क्या क्या अलग अलग चीज डाल दिया मैम मैं भी। है। ये ये सब तो तो है भी नहीं है, छोड़ो। नहीं ये सब तो। हम्म मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं बनता ये सब मोस्टली। ऑब्वियस सा बात है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में ये सब चीज को देखना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट का कितना बजट और ये सब चीज, दैट विल बी इंक्लूडेड। बट ये नहीं आएगा मेरा, लाइक हम लोग के सिलेबस में मोस्टली ये नहीं रहता है, ये वैल्यू एक्सपेंडिचर इनकम मेथड, ये से एनआई कैसे कैलकुलेट करना है वही रहता है। मैम वही मेन भी है शायद। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये। Consider a simple economy in which there are only three items, food, housing, entertainment. Quantities है उसका इतना, प्राइस है इतना, एक्सपेंडिचर है इतना, कैलकुलेट द सीपीआई फॉर 1982, ठीक है। तो सीपीआई फॉर 1982 मेरा क्या हो जाएगा, ये मैम ये इसका कैसे कितना, करेंगे? ये देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है 1982, देखो पहले 14 into 5, ओके। ठीक है, प्लस 10 into 3, जितना क्वांटिटी जितना प्राइस है वो, ठीक है, प्लस 5 into 4, न्यूमरेटर में मेरा जितना खर्चा हो रहा है वो लिखे, ठीक है। और फिर उसी साल का है ये, तो हम लोग को 1982, बिकॉज जिस क्या बोलते हैं, जिस बेस ईयर का ना, उसी बेस ईयर का ये दिया हुआ है, बेस ईयर मेरे को वही मानना, तो नीचे भी मेरा सेम आ जाएगा, तो 120/120, ठीक है। अब अगर मेरे को 1990 का निकालना है, ठीक है, हम्म 1990 का निकालने के लिए पहला वाला है 5, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा मेरा, हाँ देखो, फॉर 1990, और उस टाइम का क्या है, 30, 20 एंड 8 गिवन है। हम्म। प्राइस बढ़ गया ना, ऑब्वियस सा बात है, 82, 8 साल बाद 90 में प्राइस नहीं बढ़ेगा इन्फ्लेशन के वजह से। हाँ मैम। कोई भी चीज का तो प्राइस बढ़ते ही रहता है, कभी घटता है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 6 हो गया, तो अब मेरा न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 5 into 30 प्लस 3 into 20 प्लस 4 into 6, ठीक है, हम्म डिवाइडेड बाय, नीचे हम लोग क्या लेंगे, जो हम लोग बेस ईयर माने थे, बेस ईयर मतलब वही ऊपर वाला सेम आ जाएगा, दैट इज 5 into 14 प्लस तो थ्री मैम इंटू बेसिकली टेन ये इन्फ्लेशन चेक करने के लिए हो रहा है ना? हाँ, तो ये प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, इससे तो यही पता चलता है ना कि कितना चेंजेस आया एज कंपेयर टू माय बेस ईयर, ठीक है। ठीक है मैम। हम्म देखो ना, इन्फ्लेशन रेट ऐसे ही पता चलेगा। अभी तक अब इन्फ्लेशन रेट 8 साल का नहीं, 50 साल ऐसे कर करके होता है ना, तो देखो 1990 माइनस 1982 डिवाइडेड बाय 1982, बेस ईयर जो लिए हैं वो, ठीक है। तो इससे मेरा इन्फ्लेशन रेट पता चल गया, 95% आया है, वही अभी जो तुम बोले इन्फ्लेशन कैलकुलेट, ये इजी था, ठीक है। हाँ मैम ये इजी है। आएगा, तो वैसे ही जीडीपी डिफ्लेटर भी है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी निकालना है, डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100, ठीक है। तो जैसे जैसा दिया रहेगा उसको वैसे वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये आ सकता है बिकॉज, ठीक है। और फिर हम लोग ये कर लेंगे, 6 है, और कितना क्वेश्चन है इसमें, 7, 8 है, सम्स है अच्छा खासा। क्वेश्चन भी दिया हुआ है प्रॉपर, इन लोग अगर ये हैंड आउट ही करके चला जाएगा ना नेशनल इनकम का, उन लोगों को कुछ और करने का जरूरत ही नहीं है। वही मैम। पूरा प्रॉपर पीडीएफ, पूरा प्रॉपर मेंटेन है सब चीज। तो हम लोग का पीपीटी देख के ही हम समझ गए कि टीचर कैसा होगा।
कितना सही बनाया। एक एक पैराग्राफ भी नहीं है, और वो समझाता है पूरा कि बस वो पढ़ के आगे बढ़ जाता है, जो भी मैम टीचर है। एक सर है वो थोड़ा ठीक कर लेते हैं, लेकिन मैम एक मैम है उनको कुछ अता पता नहीं है मैम। कुछ नहीं आता हमको। कैसे इन लोग प्रोफेसर लाइन में चले, पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि काफी जो डिजर्विंग लोग हैं उन लोग अभी तक, उन लोग को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला है पढ़ाने को। नहीं और मैम, मैम एक सर तो पढ़ाते हैं मैम, सुनिए ना, अकाउंट्स मैम। मैम हाँ। वो माइक पे बोलते क्या है उनको कुछ नहीं पता, वो सब में बैलेंस शीट मैच नहीं करा पाते हैं। ए बाबा। लिटरली मैम। उनका तो आवाज ही नहीं आता पूरे क्लास और में मैम अच्छे वो हम लोग को सिंगल एंट्री पढ़ा है और वो एक्सपेक्ट करते हैं, और मैम आएंगे, मैम क्वेश्चन दे देंगे, सम तुम लोग बनाओ। हाँ। मतलब अकाउंट्स उनको आता ही नहीं होगा ठीक से नहीं फिर, मैम। या तो वो समझाने का वो नहीं, बहुत लोग तो ऐसा हो जाता है ना कि फिक्स्ड इनकम तो मेरा आ रहा है, कौन ही देखेगा अब मेरे को। और कॉलेज में क्या होता है कि उतना डाउट्स पूछते नहीं है बच्चे, स्कूल जैसा थोड़ी है कि स्टाफ रूम में जाके मैम से पूछ ले कि मैम मेरे को ये नहीं आ रहा था, आप बता दीजिए। जो लेक्चर के टाइम में हुआ हुआ, उसके बाद कौन स्टूडेंट कौन टीचर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं मैम। इसीलिए उन लोग मौज में रहते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं चले जाते हैं, कौन किसको ही कंप्लेन करेगा और क्या ही बोलेगा। सही बात है मैम। और आजकल बहुत कम कम एज में बच्चे टीचर्स बन जा रहे बिकॉज नेट क्लियर करके। अब नेट क्लियर करने का क्या है, अब एमकॉम में 55, मास्टर्स में 55% आया। एक सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ क्लास चल रहा है, बोलो। ठीक ठीक है। अरे हाँ ठीक। एक सेकेंड। हाँ। टू मोबाइल कांटेक्ट। मेरा भी पढ़ाई अभी फिलहाल उसी का ही चल रहा है, टीचिंग अच्छा लाइन मैम। का ही। 1-2 साल में हो सकता है हम भी, हो सकता है हम भी लेक्चरर बन जाएंगे। मैम जेवियर्स यूनिवर्सिटी आ हाँ जाइए। वहीं पे आइएगा मैम। वहीं पे आइएगा। अगर हम इस वहाँ साल ही हो नीड है गया। लिटरली। वही तो हम बोल रहे हैं, काफी लोग जिन लोगों को एक्सपीरियंस बट डिग्री नहीं रहने से, अब नेट जब तक नहीं क्लियर होगा ना मेरा, तब तक कोई कॉलेज लेगा नहीं। बिकॉज क्वालिफाइंग के लिए एक लेक्चरर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, नेट या फिर स्लेट, सेट। वो स्टेट, अगर स्टेट लेवल में, अगर जैसे कि मेरे को अगर वेस्ट बंगाल के कोई कॉलेज में पढ़ाना है तब तो हम सेट भी देने बैठ सकते हैं। बट नेट क्लियर होने से क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, फिर वो क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज उसमें ऑलरेडी सीट्स रिजर्व्ड होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम है ना। अच्छा मैम। देखो वो कब तक होगा, जब तक नहीं होगा जब तक हमको यहाँ, यहाँ तो ऑलरेडी ऑब्वियस सा बातें पढ़ाएंगे ही, चाहे वहां लगे नहीं लगे, यहाँ तो मेरा चलेगा ही। फॉलोइंग डेटा इज गिवन इन करोर्स ऑफ रुपीज, वो हो गया। नहीं ये नहीं हुआ ना। मैम इसके पीछे भी था शायद क्या। ये हाँ, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 2005 में प्राइस पर फुटबॉल था इन रुपीज 10, क्वांटिटी ऑफ फुटबॉल था 200, प्राइस पर बास्केट था 8, क्वांटिटी ऑफ बास्केटबॉल था 75, ठीक है। और 2006 में सबका वैसे दिया हुआ है, प्राइस जैसा जैसा है और क्वांटिटी कितना खरीदा था। तो कैलकुलेट दी परसेंटेज। अब बेस ईयर हम लोग किसको लेंगे, डिफलेटर अगर निकालना है तो 2005 को मेरे को बेस ईयर मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को नॉमिनल जीडीपी निकालना पड़ेगा, फिर रियल। तो नॉमिनल क्या हो जाएगा मेरा, देखो 10 × 200, ठीक है, प्लस हम्म। 8 × 75 मेरा 2005 का, ठीक है। हम्म। फिर मेरा हम देखेंगे किसका, 2006 का। 2006 का 14 × 200 एंड 10 × 75, ये भी हो गया। और नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2006, नॉमिनल मतलब क्या हो गया, जो करंट प्राइस पे लेते हैं तो वो तो उसका हम्म। जिसका जितना प्राइस है हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम्म। तो इसका 2006 का क्या हो जाएगा, 14 × 350 प्लस 10 × 125, ठीक है। हम्म। तो मेरा तीनों का आ गया नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होता है, बेस ईयर लेके, ठीक है। तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2005, बिकॉज 2005 को ही हम लोग क्या लिए हैं, बेस ईयर लिए, तो उसका ही तो हम लोग उसी के प्राइस से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वापस से तो वही सेम ही आएगा ना जो हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किए थे।
हाँ मैम। ठीक है। हाँ तो रियल जीडीपी ऑफ 2005 हो गया। अब 2006 में क्या हो जाएगा, हम किसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, मैम किसके प्राइस से मल्टीप्लाई अब करेंगे? 2005 वाले। बेस ईयर का ना मैम। हाँ, बेस ईयर का। बेस ईयर कौन सा है, नाम पूरा बोलो टू ना ये। थाउजेंड फाइव हाँ, तो हम्म। इसका प्राइस क्या है, 10 और 8। तो फिर मेरा जो 2006 का क्वांटिटी है 200 × 10 एंड 75 × 8 होगा। समझ हम्म। आया? और हाँ फिर मैम। ऐसे 2007 का भी निकाल देना, प्राइस हमको यही लेना है, इसके अलावा मेरे को कोई प्राइस नहीं है। समझ 350 गया। इंटू 10 एंड वन हम्म। ट्वेंटी फाइव इंटू एट तो हम्म। रियल और नॉमिनल आ गया, डिफ्लेटर कैलकुलेट कर लेना। नॉमिनल, ओके मैम, इजी है ये तो। हाँ, फिर परसेंटेज चेंज भी हो मैडम, जाएगा। मैं एक बना जो लास्ट वाला रियल जीडीपी निकाले उस पे 350 और 125 क्यों लेके किया गया है? क्वांटिटी 350 है ना 2007 का। हाँ क्वांटिटी थ्री हम्म। फिफ्टी और उसका अरे तुम क्या सोच रहे हो कि बेस ही ईयर का ही लेंगे क्या क्वांटिटी? फिर नहीं, बेस ईयर का सिर्फ प्राइस लेते हैं। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारा प्रोडक्शन 2007 में जरूरी है क्या, जो 2005 में जितना प्रोडक्शन हुआ था उतना ही 2007 में भी बना होगा? नहीं नहीं, हम देखा है हम ठीक से। क्वांटिटी आपको चेंज करना है, प्राइस आपको सेम रखना है। क्वांटिटी तो जो आपके ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ होगा आप वो लोगे ना। हाँ ठीक है। डिफ्लेटर भी हो जाएगा, परसेंटेज चेंज भी निकल जाएगा, परसेंटेज निकालना है मोस्टली उसमें। अब देखो क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग डेटा इज गिवन इन crore ऑफ रुपीज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, बिजनेस इंटरेस्ट, रेंटल इनकम ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रोप्राइटर। अब नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम में हम लोग को सारा इनकम को ऐड करना पड़ेगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बिजनेस इंटरेस्ट पेमेंट, रेंटल इनकम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रोप्राइटर्स इनकम। तो ये सारे ऐड को मेरा एनआई आ जाएगा। और पर्सनल इनकम के लिए मेरे को ये सब जो था ना, कॉर्पोरेट डिविडेंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर, पेड बाय गवर्नमेंट, एड लेस, जो भी करना रहता है वो अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला आपका पुट हो जाएगा पूरा। तो पर्सनल इनकम, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पर्सनल इनकम का फॉर्मूला पूरा रट लेना, ठीक है। था ना एनआई से कैसे निकलता है पर्सनल इनकम, और फिर पर्सनल डिस्पोजेबल, अगर पर्सनल इनकम निकल गया तो उससे पर्सनल टैक्स को माइनस कर देंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा सम देगा, ऐसा आ सकता है, ये सम आ सकता है, बार बार बोल रहे हैं हम। एनआई कैलकुलेट करके उसी से आपको पर्सनल इनकम निकालना है, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अच्छा सम है, मैम। ये आ सकता है। मैम पहले एनआई निकालेंगे फिर पर्सनल इनकम निकालेंगे। इनकम निकाल, बिकॉज पर्सनल इनकम हम लोग एनआई से ही निकाल सकते हैं। मैम एनआई मतलब निकालने के लिए इसमें सबको प्लस कर देंगे। हाँ, ये सारा कंपेंसेट, वो आपके सम में क्या रहेगा वो देखने का बात है। मतलब एनआई निकालने का कोई और भी तरीका उसमें हो सकता है, जो हम्म। भी मेंशन रहेगा वो। अब क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या ऐड नहीं, यहाँ पे तो ऐसा सारा चीज दिया हुआ है जो सब क्या है, इनकम ही है ना। हम्म। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस ये सब आता है इनकम में। एम्प्लॉय का जो कंपेंसेशन है वो तो इनकम ही हुआ। बिजनेस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये फैक्टर इनकम है। हम्म। रेंटल इनकम ऑफ पर्सन इनकम, मतलब जो रेंट का इनकम आ रहा है वो भी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी मेरा इनकम है, ठीक है। तो हम लोग ये सारे को ऐड करते हैं। प्रोपाइटर इनकम, प्रोपाइटर मतलब जो एक सोल प्रोपाइटर है, जो वो काम कर रहा है उससे जो उसको इनकम आ रहा है। अब ऑब्वियस सा बात है, डिविडेंड तो इनकम नहीं होगा। नहीं मैम। बिकॉज नहीं। डिविडेंड क्या होता है, जो हम लोग पेमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को, है हम्म। ना। तो वो हाँ नहीं मैम। हाँ आएगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, स्टॉक मार्केट का कोई भी चीज एनआई में नहीं ऐड होता है, सिर्फ और हाँ सिर्फ मैम। ब्रोकर के कमीशन को छोड़ के, छोड़ के। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, पर्सनल टैक्सेस, ये सब मेरा इनकम का तो पार्ट है नहीं, तो एनआई में कितना पार्ट बना, यही बना ना। वो क्वेश्चन हाँ देख के जी, हाँ जी। समझना पड़ेगा कि इनकम में क्या क्या आएगा। जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन उठा के आप लोग को दे दिया जाएगा पेपर में, ठीक है। अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना, मेरा बोलने का मतलब था पहले एनआई कैलकुलेट होगा, फिर उससे मेरा क्या निकलेगा, पर्सनल इनकम, फिर पीडीआई निकलेगा। क्लियर है? हम्म। हाँ मैम। एक बार ये वाला सम देखो तो तुम लोग को आ रहा है या नहीं, ये इजी है, दिख रहा है इतना छोटा करने से। हाँ मैम। हम्म, करो एक बार देखो।
तुम लोग को यूनिवर्सिटी दूर नहीं पड़ता है, इतना दूर है, वो एक कोना में है। डीपीएस न्यू टाउन हाँ जहाँ है वही है ना? हाँ मैम, उससे हाँ थोड़ा मैम। दूरी है। उससे भी दूर? न्यू टाउन, डीपीएस न्यू टाउन से भी दूर? हाँ मैम, न्यू टाउन से दूर है मैम। मतलब एक गांव है वो, ऐसा लगता है, इतना अंदर की तरफ तो है वो। तो रोज तुम लोग कॉलेज जाते कहाँ, कैसे हो, कहाँ रहते, कहाँ हो, यहीं कहीं मतलब? हाँ, मैं लाइक तो दमदम पार्क रहता हूँ। और तब मैम तो मैं सॉल्ट लेक में। अच्छा, तो दोनों को ही तो फिर प्रॉब्लम। मैम हाँ। नहीं जाते हैं। मैम उबर से जाते हैं शेयर करके, और मैम फिर गाड़ी से आ जाते हैं। अच्छा, वो उसका रूट भी ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर पाए उस साइड पे? नहीं मैम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है मैम, बस बस हाँ मैम, आता है। हम तो आता ही है मैम। हम्म। बस बस आता है मैम। मेट्रो? मेट्रो तो मेट्रो नहीं नहीं, है। मेट्रो नहीं हो सकता है हम्म। अभी। मैम मेट्रो कब से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। वो तो बाबा हावड़ा में अभी बन, अब जाके आया, मेरा पूरा जीवन निकल गया पढ़ाई लिखाई का, तब हावड़ा में मेट्रो बना है। अब हम तो हावड़ा साइड के हैं, मेरा तो और भी दूर पड़ता है। हम्म। हाँ मैम, ये ठीक है। इजी है ना, मतलब कुछ ऐसा हाँ मैम, आ डिफिकल्ट रहे नहीं है। समझ में। ये बस ना ये याद रहेगा ना कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो फिर पर्सनल इनकम का अगर हम्म। वो क्या बोलते हैं फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा सम, फिर ठीक है। हम्म। तुम्हारा हो गया? हाँ मैम। ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं ये वैल्यू एडेड सब में, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये कर लेंगे तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। इसके बाद फिर हम लोग सम्स करेंगे हैंड आउट का। मैम थोड़ा सम को ऊपर करिएगा। हाँ रुको रुको एक सेकेंड। चलो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है फर्म ए का, क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का, और ओपनिंग दिया हुआ है दोनों का, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, ठीक है। और परचेज ऑफ ए फ्रॉम फर्म बी, परचेज ऑफ ए फ्रॉम फर्म बी एंड परचेज ऑफ बी फ्रॉम फर्म ए, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म बी है 250, इंपोर्ट ऑफ रॉ, ध्यान देना यहाँ पे वैल्यू एडेड एक एक का। एक सेकेंड यार, इन लोग परेशान कर दिए हैं। मोबाइल रिचार्ज, एक बार देखो तो ये फर्म जो वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। ये बस याद रखना, ये फॉर्मूला होता है जब भी सेल्स और स्टॉक रहेगा ना, ठीक है। ये मतलब बेसिक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सेल्स को हम लोग को चेंज इन स्टॉक से ऐड करना पड़ता है। और चेंज इन स्टॉक तो अभी तक पता होना चाहिए, अकाउंट्स के स्टूडेंट और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हम्म। ठीक है। और सेल्स मेरा टोटल सेल्स आएगा, जो मेरा डोमेस्टिक हो रहा है प्लस एक्सपोर्ट हो रहा है जो, वो सब, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए मेरा क्या निकल जाएगा, कि वो आउटपुट उसका कितना, सेल्स वो जितना किया और चेंज इन स्टॉक को उसमें हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये एक बार वैल्यू देख लो यहाँ, देखो हम तब तक एक काम करें। रिचार्ज, वैल्यू एडेड बाई, समझ आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए।
फर्म ए का कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मतलब उसका आउटपुट कितना बन रहा है, तो जितना वो सेल्स किया होगा और जितना उसके पास स्टॉक है वो उतना ही बनाया ना टोटल। समझ हम्म। आया? हाँ ना। हाँ। हाँ। वैल्यू एडेड बाय ए, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। हम्म। माइनस इंटरमीडिएट प्लस, बिकॉज ऑलरेडी इसमें इंटरमीडिएट भी तो है, जो गुड्स का इनकम हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं उसको तो हमको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंटरमीडिएट इनपुट प्लस कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इंटरमीडिएट, मतलब हो गया क्या कि कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 100 है। हाँ देखो, परचेज ऑफ ए फ्रॉम फर्म बी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय फर्म ए, तो ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है उसका, तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग लेस करते हैं। परचेज किया जो ए किससे किया था, फर्म बी से, तो वो जो परचेज किया होगा वो रॉ मटेरियल्स है ना, हाँ मैम। हम्म। तो रॉ मटेरियल्स मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, और देखो ये भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स बाय फर्म ए, तो हाँ। हम लोग ये इंटरमीडिएट इनपुट्स को क्या करेंगे, वैल्यू को लेस कर देंगे, तो ये मेरा वैल्यू एडेड बाय ए आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी निकालेंगे, फर्म बी का सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, फिर इसका हम लोग वापस से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसका इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा इंपोर्ट किया नहीं था, बस ये 80 रुपीज का था ना इसका, परचेज ऑफ बी फ्रॉम फर्म ए, तो वो उसका रॉ मटेरियल हो गया 80, तो वो 80 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये कुछ ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया था तो वो 0 है, तो 390, तो दोनों का वैल्यू एडेड निकालने के बाद वैल्यू एडेड बाय ए प्लस बी कर देंगे। तो बस हमको क्या ध्यान देना है कि जो मेरा इंटरमीडिएट गुड्स होगा वो आपस के एक फर्म में एक दूसरे को हम लोग भेज रहे हैं जो, तो वो जब इसको भेजेगा तो उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो उसका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, और वो जब उसको बेचेगा तो फर्म बी का वो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। बस यही याद रखना है, परचेज परचेज और रॉ मटेरियल, ये इंटर, बाकी तो समझ आई गया। चेंज इन स्टॉक और सेल्स को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, फिर वैल्यू एडेड निकालेंगे। वैल्यू एडेड ही मेन होता है, दोनों वैल्यू एडेड को प्लस कर देंगे तो मेरा पूरा फर्म का कितना आउटपुट जा रहा है नेशनल इनकम में वो आ जाएगा। क्लियर है अभी तक? ठीक है, तो इसमें इतना ही था, तो इसको अब हम लोग बंद करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसमें, अरे पूरा क्लोज क्यों हो गया, उफ, क्या खोलना था, एनआई का प्रॉब्लम, हाँ पहले फिफ्थ सेम इको, फिफ्थ सेम इको, अभी जो बोल रहे हैं एक जगह कॉपी में लिखना, ठीक है। जीडीपी एट नेशनल इनकम है ना ये, वुमेन्स डे, बीकॉम में यही सम्स आता है बस, पता है, यही ऐसा ही सम्स जैसा सम्स हम करवाए थे, वो भी फिफ्थ सेम में। सीयू का, हम्म। तुम लोग का नहीं। एक्सपेंडिचर वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर मेथड से लिखो। एक्सपेंडिचर मेथड्स में जब हम लोग जो बोल रहे हैं वो एक बार लिख लेना, ठीक है। हम्म। ये वाला पॉइंट एक जगह कॉपी में भी लिख लो, तो अभी सम्स करेंगे तो काम आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड में लिखो, पहले हेडिंग दो एक्सपेंडिचर मेथड, हम्म। ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और इससे ये टोटल अगर हम लोग ऐड करते तो इससे मेरा निकलता है जीडीपी एट एमपी। लिख लो, एकदम याद रखना है मेरे को ये आप लोग को कि क्या, कि एक्सपेंडिचर मेथड में सी प्लस आई प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
plus export minus import x minus m will give GDP MP expenditure अच्छा method से। मैम, हाँ बोलो। वैल्यू एडेड मेथड भी तो जीडीपी एट एमपी रहता है हाँ ना? हाँ 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 हाँ, अगर कुछ चेंजेस आएगा तो हम तुमको बताते हैं। वैल्यू ये पहले लिख लो, ठीक हम है मैम। इसीलिए एक एक हेडिंग करके लिखवा देंगे तो इजी होगा, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड का ये हो गया। हम्म। अब नहीं, नेट वैल्यू एडेड रहता है ना, वो एनडीपी एमपी होगा। अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे तो जीडीपी एमपी डिपेंड करता है तुम्हारे मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम्म। क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म, फर्म ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ठीक है, तब हम्म। मेरा वो ग्रॉस वैल्यू टोटल ऐड करके क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी, ठीक है। अगर हम्म। ये दिया रहेगा कि नेट हाँ मैम, वैल्यू एडेड, तो हाँ। मेरा क्या निकलेगा, एनडीपी एमपी, ठीक है। हम्म। तो एक जगह हम्म। लिख लो इसको भी, इनकम मेथड वैल्यू एडेड मेथड का भी लिख लो एक बार, कि वैल्यू एडेड से मेरा या तो जीडीपी एमपी निकलता है या तो एनडीपी एमपी। तो ये हो गया मेरा क्या, ये इक्वल्स टू हो जाएगा, दैट इज वैल्यू एडेड बाय ऑल दी फर्म्स, ठीक है। दोनों दो मेथड का लिखवाया अभी तक हम, एक्सपेंडिचर का और वैल्यू एडेड का। हाँ मैम। मैम एक्सपेंडिचर मेथड से एनडीपी एट एमपी नहीं निकल सकता? नहीं, एक्सपेंडिचर से यही आएगा, जीडीपी एमपी ही आएगा, ग्रॉस ही रहेगा ये, ठीक है मैम। ठीक है। बिकॉज हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं इसमें लेते हैं, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम में, ठीक है। ठीक है मैम। अब एक क्या बच रहा है, और एक इनकम इनकम मेथड। मेथड ना, इनकम मेथड लिख लो फटाक से एक बार, इनकम मेथड दे दो हेडिंग, ठीक है। इनकम मेथड में हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं बताओ, अगर याद है तो, मैम सीओई, मुझे कॉम्पनसेशन ऑफ कम एम्प्लॉयज। हाँ, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। और ये इक्वल आता है एनडीपी एफसी के, लिख लो। इनकम मेथड से एनडीपी एफसी निकलता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। मैम लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस में भी मैं 12 में किया तो बहुत कुछ क्या क्या तो हाँ हाँ, रेंट वगैरह सब, जितना भी, रेंट, हाँ। हाँ हम वो इसमें है मैं ना। बार बार कंफ्यूज होता था कि वो देता था और फिर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे देता था। अलग से हाँ, तो वो क्यों देता था ना, अगर कोई फिगर मिसिंग रहने से निकालना पड़ता था, बट बोर्ड्स में कभी भी इतना घुमा फिरा सम आया ही नहीं है। बोर्ड्स में तो एकदम इजी सम आता था एनआई का, अब जितना भी तुम ईयर पेपर निकाल के देख लो, सब इजी सम। हाँ मैम, बोर्ड्स में इजी आया था। हम्म। ठीक है मैम, लिख लिया। ठीक है, हम्म। चलो अब सम्स करते हैं। ये लिखवाना जरूरी था, सम्स करने में इजी करेगा ये, सम्स एनआई प्रॉब्लम। मेरा मेरा इको इतना फेवरेट है कि हम इवन कॉमर्स, लेकिन मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पसंद आता है, मतलब 11 12 में भी। मैम मेरा भी फेवरेट था जब तक बोर्ड्स नहीं हुआ। क्यों, बोर्ड्स में ऐसा क्या हो गया? मैम बस मत पूछिए। अभी हम एक बात बोले, हाँ बोस्ट मैम। ऑफ हो जाएगा। मेरा बोर्ड्स में इको में 100 आया था। बाप रे मैम। 12 में। पता नहीं, हमको भी नहीं पता कैसे आया था, हम तो पेपर देख के आए थे, मेरे को लगा था 90+, 90+ तो ऑब्वियस सा बात था, मेरा श्योरिटी था क्योंकि हम बहुत पढ़े थे, ठीक है। बट जब हम कभी अपना रिजल्ट खुद से नहीं देखते थे, मेरी दीदी देखती थी हमेशा रिजल्ट, वो रिजल्ट देखने के बाद वो ऐसा मुंह बनाई, हमको लगा क्या हो गया, ऐसा क्या, तो बोलती है इको में क्या पढ़ के गई थी, हम बोले क्यों क्या हुआ, अच्छा तो लिख के आए थे पेपर, बोलती है 100 कैसे आ गया। अकाउंट्स में भले इंसान 100 एक्सपेक्ट करता है, मेरे को इको में, अकाउंट्स में नहीं आया था मेरा 100, इको में 100 आ गया था, पता नहीं कहाँ से। लिख के तो आए थे हम पूरा, जबकि हम पता है स्मार्ट स्टडी करके गए थे, हम पूरा बुक भी नहीं पढ़े थे। हम बीओपी और वो बजट करके गए थे, बीओपी हम सिर्फ रीड करके गए थे, वो 2 मार्क क्वेश्चन के लिए। हम लोग के टाइम में तो पेपर वैसा, अच्छा अभी पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, शायद तुम लोग के भी टाइम, हम ही लोग के जैसा एमसीक्यू था तुम लोग के टाइम पे। हाँ मैम, 10 था। हाँ हाँ एमसीक्यू। हाँ, हम लोग का तो वैसा पेपर ही नहीं था ना, हम लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 2 into 10 वो, और बाकी पूरा ग्रेट। अटेम्प्ट करना रहता था वो लॉन्ग लॉन्ग। हम्म। तो हम तो बीओपी छोड़ के गए थे, बीओपी मतलब लाइक रीड करके गए थे सिर्फ 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स के लिए बस।
नसीब भी अच्छा था और लेकिन हम लोग स्मार्ट स्टडी करते थे क्योंकि हम लोग का अटेम्प्ट रहता था, एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन टाइप का। तो हम्म। कोई चैप्टर छोड़ने से भी इजीली हो जाता था, बट वो 2 मार्क्स वाले में तो रहता ही था। नहीं मैम। इसीलिए पढ़ाई हमेशा ऐसा करना चाहिए ना कि सब नहीं पढ़ो। सबसे बड़ा फैक्ट होता है ये, अगर स्मार्ट स्टडी करोगे ना मार्क्स अच्छा आएगा। पता रहना चाहिए, पढ़ाई को समझ के करना चाहिए कि कितना मार्क्स है। इसीलिए हमेशा टीचर से पूछ लेना चाहिए इस चैप्टर में कितना वेटेज है, अगर ये चैप्टर छोड़ेंगे भी तो चलेगा या नहीं। जितना पढ़ो उतना ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये मेरा है तरीका पढ़ने का। तुम लोग को भी ये चीज अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ये हेल्प करता है। क्योंकि अगर पूरा पढ़ने जाओगे ना, बिकॉज तुमको पता है कि पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है मेरे को पूरे पेपर में। अब तो लेकिन ऐसा हो गया है कि अभी जो 12th का ऐसा मतलब करंट जो अभी हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 को, अभी का सिचुएशन ऐसा है कि एक वर्ड भी नहीं छोड़ सकता उन लोग। सब पढ़ना पड़ता है, केस स्टडीज आ गया है, एनालिटिकल हम्म। क्वेश्चंस आ गया है, और एक ही चैप्टर में और रहता है। मतलब अटेम्प्ट, 2 क्वेश्चन जो और रहेगा वो एक ही चैप्टर से रहेगा। तो कोई चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते हो। अटेम्प्ट बोल के रहता ही नहीं, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 और ये वो नहीं, और रहेगा क्वेश्चंस के बीच में। पूरा सीबीएसई का पैटर्न फॉलो कर रहा है अब। हम्म। ये देखो है तो तुम्हारे ही हैंड आउट में, कैसे तुम बोल रहे हो कि पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने आएगा कि नहीं। देखो गिवन है पहला क्वेश्चन ही। हाँ मैम। ये तुम लोग होमवर्क में करोगे, वो फॉर्मूला रट के और मेरे को अमाउंट बताओगे, हम भी करके रखेंगे तो हम लोग फिर वो अमाउंट मैच कर लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। और जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, 3 ही सम है ना। हम्म। मतलब ये आएगा, ठीक है, ये पर्सनल इनकम आएगा, अच्छे से करके जाना। पर्सनल इनकम नेशनल नेशनल इनकम बोले ना, पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बोलेगा, फिर वही नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम कैलकुलेट होगा, ओके मैम। ठीक है। ये वो वाला सम है। ओ ये तो इजी है। एनएनपी, ये देखो, ये नेशनल इनकम तो कैलकुलेट ऐसे ही हो गया, मेरे को क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया। ये क्या दिया हुआ है, एनएनपी एट हम्म। मार्केट प्राइस, और नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी, एफसी। और एनएनपी एट एमपी गिवन है। उससे मैम नेशनल ये निकाल लेंगे ना। उससे अरे नहीं रुको, एफसी ना, एनएनपी एफसी निकालना है, और एफसी क्या होता है, माइनस एनआईटी, और एनआईटी क्वेश्चन में गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, देखो सब्सिडीज। हाँ हाँ। मैम। दिखा। तो एनएनपीएफसी निकल गया मेरा, और मैम। नेशनल इनकम आ गया। इसमें से ये सब क्या ऐड लेस होगा वो अकॉर्डिंग टू वो फॉर्मूला बैठा देना। एकदम इजी सम था, बस समझने का फेर है कैसे क्या निकलेगा, बाकी कुछ है ही नहीं सम में, फॉर्मूला पुट करना है। क्लियर है। नंबर 1 हम बता दिए, हिंट दे दिए हम कैसे होगा, ये कर लेना घर में, ठीक है। अब ठीक है। 2 में आते हैं, जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग को, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या होता है बताओ। मैम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, हाँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस प्लस एक्स एक्सपोर्ट्स माइनस, इम्पोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हाँ। तो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर गिवन है हमारा, कितना, 2200, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल सेविंग्स है ये, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, एक्स माइनस एम भी गिवन है मेरा। और तो अच्छा, इन ये सबको प्लस करके क्या निकलता है, जीडीपी एमपी ना। हम्म। हम्म। और फिर मैम जीडीपी एमपी से एनडीपी एनपी निकल जाएगा। हाँ, फिर जीडीपी एमपी से तुम्हारा एनडीपी एमपी, लेकिन अभी रुको, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई थिंक सो मेरा ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और पर्सनल कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन हो गया मेरा जो हम आफ्टर मेरा खर्चा, या तो हम इधर कंज्यूम करते हैं या तो हम सेव करते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम से सेविंग्स को माइनस करेंगे तो कंजम्पशन निकल जाएगा। हम्म। समझ आया। बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम जो मेरे पास आता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स, वो हम क्या करते हैं, आइदर कंज्यूम और सेव। तो अगर हम, हम्म। मेरा पर्सनल सेविंग्स 1500 है तो 8600 माइनस 1500 मेरा क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। इन्वेस्टमेंट गिवन है, कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। तो मेरा जीडीपी एमपी आ जाएगा। जीडीपी एमपी से मेरे को एनडीपी एमपी निकालना रहेगा, और जी और एन का फर्क है बस। तो मतलब डेप्रिसिएशन जो कि दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड ऑफ कैपिटल, ये भी कर लेना।
ठीक है। सो ठीक है हम हिंट दे दे रहे हैं, सॉल्व अच्छे से करना, फिर नेक्स्ट डे हम लोग आंसर डिस्कस कर लेंगे सबका, ठीक है। ठीक है मैम। हम्म। ये फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब इसमें सारा दिया हुआ है। अब मेरे को पहले आप क्या करोगे ना, मैं बताती हूँ, ये इजी वे होता है। इनकम मेथड में कौन कौन सा लगेगा, उस पे आई आई उसके बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। हम्म, प्राइवेट फाइनल नहीं आएगा ये। नेट नहीं। कैपिटल फॉर्मेशन तो अभी फिलहाल वो तो कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हारा किसका, एक्सपेंडिचर का ही पार्ट बनता है। चेंज इन स्टॉक बनेगा। चेंज इन स्टॉक तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस या फिर कंपनसेशन ऑफ किसी में आता है, ये आएगा शायद। नहीं, चेंज इन स्टॉक चेंज स्टॉक। वैल्यू नहीं नहीं नहीं, चेंज इन स्टॉक वैल्यू एडेड में आता है, सॉरी सॉरी। कंपनसेशन हाँ ऑफ ये एम्प्लॉइज आएगा। आएगा। ये रेंट आएगा आएगा। आई। रेंट हाँ आएगा, इंटरेस्ट आएगा। देखो ऑपरेटिंग एप्लीकेशन। सरप्लस शायद रेंट प्लस इंटरेस्ट ही होता है ना। हाँ यही होता मैम है। मैं यही हाँ गलती किया था प्री बोर्ड्स वो में। ये दिया हुआ था ऑपरेटिंग ये सरप्लस, मैंने हाँ, तो रेंट भूल किया। इंटरेस्ट को हमको लेना ही नहीं है अगर मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस सही गिवन है मैम। तो, ठीक वही। है। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अगर हाँ एम्प्लॉयर का है तो आता है, और एम्प्लॉय का रहता है तो शायद नहीं आता है, ऐसा कुछ हाँ भी हाँ था। मैम यही हाँ, है। ठीक है। ये भी आएगा इनकम मेथड में, सॉरी। हाँ हाँ। और फिर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब हो गया डेप्थ, तो मतलब जो जो गिवन है उसको ऐड किए। और इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है ना। हम्म, ये सबको ऐड करने के बाद एनडीपीएफसी आएगा। और एनडीपीएफसी निकालने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एनएनपीएफसी में इसको कन्वर्ट कर देंगे। एनएनपीएफसी में जाने के लिए बस नेट और किसका लगेगा मेरे को जरूरत, मिस्टेक इसमें का वही है। एनएफआईए का, ठीक है। एनएफआईए को हम लोग ऐड कर देंगे जो कि ऑलरेडी गिवन है -20, तो ऐड मतलब माइनस होगा 20, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लेना प्राइवेट और गवर्नमेंट, और ये सब चीज गवर्नमेंट निकालने के बाद क्या निकलता है उससे, जीडीपी एमपी निकलता है ना एक्सपेंडिचर से। हाँ मैम। नहीं, एक्सपेंड जीडीपी एट एमपी ना। हाँ, जीडीपी या एमपी निकलता है। तो फिर उससे तुम कन्वर्ट कर लेना एनएनपीएफसी में, क्लियर है। हम्म। हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मिक्स्ड इनकम हो गया ना। हाँ, वो ये इसी का पार्ट बनेगा। Mixed नहीं, income। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन शायद, नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। एक बार, हाँ एक बार हम वो फ्रैंक देख के ये कंफर्म कर देंगे, ठीक है। एक बार करना, हम बोल रहे हैं ना, हम भी करेंगे सॉल्व। फिर हम लोग तीनों का आंसर मिला लेंगे, जो भी गलत होगा जैसा भी होगा, तीनों सम का वो कर लेंगे। बट हम हिंट दे दिए कि कैसे होगा, ठीक है। हमको जहां तक याद आ रहा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ही हम लोग शायद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेते थे, शायद। इनकम। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। तुम लोग के पास सामने अगर फ्रैंक है, तुमको इतनी बार बोले फ्रैंक, एक बार निकाल लो, काम आएगा अभी, हाँ मैम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही है, मैंने लिख के रखा था। है ना। हाँ मैम। मेरा एम्प्लॉयज थोड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कम है वेजेस ना, आता तो है, सैलरीज आता है, मतलब पेंशन काइंड आता है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस ही आएगा सिर्फ, और ठीक क्योंकि दोनों रेंट ही इन, ऐसे करना है। हाँ, क्या बोल रहे हो। ठीक यही दोनों मतलब ऐड करना है बस। हाँ, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट इंटरेस्ट आता जो कि ऑलरेडी तो गिवन है, फिर हम लोग रेंट इंटरेस्ट क्यों ही ऐड करेंगे, ठीक है। और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम बोले ना, बिकॉज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, देखो भूलोगे नहीं, देखो अभी तक हम भी इसी वजह से नहीं भूले, क्यों, एम्प्लॉइज को क्या क्या दिया जा रहा है। तो ये प्रोविडेंट जो स्कीम्स है वो किनके लिए होता है, एम्प्लॉइज के लिए ही होता है। तो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को दे रहा, तो वो तो कॉम्पेंसेशन ही में ऐड होगा, ठीक है। हाँ मैम। ठीक है, चलो, ये हो गया। तो सम्स हो जाएगा अब पूरा इसका, हाँ सम्स मैम। भी हो जाएगा, ये तीनों सम्स कर लेना, हम लोग आंसर एक बार वो कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे इसका। और फिर बचा तुम्हारा सिंपल के नेशन, वो कल स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे को रात तक सारा भेज देना, नोट्स वगैरह जितना भी हुआ है क्लास में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सर का फिर मैच करके पढ़ा देंगे। अच्छा, तुम्हारा वाला पीपीटी बचा है ना, वो करवा देते हैं। हाँ। ये हो गया है, ये भी हो गया है। पीएलजी वर्सेस जीडीपी भी हो गया है। जीडीपी वर्सेस जीएनपी भी आता है। वर्किंग फॉर्मूला भी डन है, पर कैपिटा भी डन है। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, ये वैल्यू एडेड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
मैम देखिए हम लोग का पीपीटी क्या सिंपल है। वही तो हम बोल रहे हैं, ये सब ऑलरेडी हम लोग उसमें पढ़ के कर लिए हैं। ये सब भी डन है, डन है, डन है। कौन सा पार्ट नहीं हुआ है? मैम ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो वही हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो अच्छा, ठीक है मैम। एक हाँ पेरोल टैक्सेस कुछ करके था मैम। रुको रुको आ पेरोल रहे। टैक्सेस एंड हाँ ट्रांसफर्स। हाँ आ रहे, धीरे धीरे, एक सेकंड रुको ना, चेक कर ले एक बार क्या क्या है। जीडीपी कंपोनेंट्स भी हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी डन है। इनकम साइड से कैसे होता है ये भी डन है। आउटपुट इनकम डन। इनकम मेथड ठीक है। नेट फॉरेन ये भी ऑलरेडी डन है, ये भी। ये भी पर्सनल, देखो ये, देखो ये दिया हुआ है ना जो क्या बोलते हैं, फॉर्मूला याद रखना एकदम अच्छे से। इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स भी हम बता दिए थे, एनआईटी वही इनडायरेक्ट टैक्सेस ही जो होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का मतलब हो गया आपका क्या कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स नॉट रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स सो आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को हम लोग को नेशनल इनकम से हटाना पड़ता है। ये क्या हो गया, जो कि हाउसहोल्ड्स को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये कंपनी का प्रॉफिट है, तो कंपनी का प्रॉफिट और हाउसहोल्ड का प्रॉफिट मतलब हम लोग इनकम में क्या लेते हैं, जो हमारा इनकम हो रहा है वो ना, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कंपनी में ऑलरेडी अर्निंग रिटेन किया हुआ है और उसका जो टैक्सेस है, कॉर्पोरेट का जो टैक्सेस है वो इसीलिए हम लोग देखना कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेस करते हैं, फॉर्मूला में है ये चीज, ठीक है। तो ऑल कॉर्पोरेट profits are subtracted, then part of profits paid to the household is later added back as the under capital। इतना पढ़ना ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट को हम लोग नेशनल इनकम के टाइम क्या करते हैं, लेस। तो पेरोल टैक्स एंड ट्रांसफर्स ये वही हो गया। Social security taxes are also subtracted. Workers never see this income because it is withheld by the employers and sent directly to the US Treasury। ये जो पेरोल टैक्सेस वगैरह है ये डायरेक्टली नहीं मिलता है एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखना कि ये सब चीज का ट्रीटमेंट कैसा आएगा नेशनल इनकम में, ये सब क्या होगा, डिडक्ट होगा। मेरा कॉर्पोरेट टैक्स भी, प्रॉफिट भी डिडक्ट होता है, पेरोल भी क्यों होता है, बिकॉज इसका जो ये जो इनकम है, ये इनकम जो एम्प्लॉयर लोग डायरेक्ट यूएस ट्रेजरी में भेज देते हैं, ये वर्कर के पास नहीं आता है। तो जो वर्कर का इनकम नहीं करा रहा है तो वो क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, नहीं, ठीक है। मैम इनकम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स इज एडेड। ये क्या लिखा है, ट्रांसफर पेमेंट इन इनकम, ये तो रॉन्ग लिखा है। ट्रांसफर पेमेंट का इनकम हम लोग नहीं ऐड करते, हम लोग लेस करते हैं नहीं से नहीं तो। मैम। पता नहीं, या तो ये कुछ और लिखना चाहे होंगे क्या, भगवान जाने, छोड़ो। पेरोल डिस्पोजेबल इनकम भी हो गया है, पर्सनल इनकम एक्सक्यूज मी, माइनस पर्सनल टैक्सेस। और डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग वो भी हो सकता है, और फ्लो ऑफ इनकम ये भी करवा दिए थे, मतलब और कुछ नहीं है ना। नहीं मैम हो गया। चलो हो गया मतलब। तो फिर मैम आप सर्कुलर फ्लो, थर्ड सेक्टर वो इनकम कम वो होता है एकदम। फ्रैंक फ्रैंक से होगा वो, ठीक है, हम कल मैम कर आप जो जो। एग्जाम बात बोली थी अपने, आप भेज देंगी। हाँ आज ही तो मेरा लास्ट पेपर था। ठीक है, हम आज ही एक बार मेरे को याद दिला देना, बस हमको नहीं याद रहता क्योंकि बहुत ऐसे क्लासेस चलता रहता है ना, ठीक किसको है मैम, क्या मैं भेज। कल याद दिला दूंगा, कल से ही हाँ प्रिपेयर करता हूँ। कल सुबह में, अच्छा एक बात बताओ, सुटेबल टाइमिंग बताओ क्लास का। मैम मेरा तो हम लोग का कल एग्जाम है मैम, 2 PM से लेके 4 PM तक। हाँ तो ऑब्वियस बात है, एग्जाम के बाद ही क्लास रहेगा। हम्म। तो 2 से 4 ये कैसा एग्जाम है, सुबह एग्जाम लेना चाहिए ना। नहीं मैम ये लोग, और मैम सुनिए ना, एंड सेम ये लोग सुबह में लेता है। मैम सीएससी लोग इंटरनल दोपहर में ले सामने लेता है। ये क्या है, ये तो कोई वही नहीं हुआ। तो 2 से 4 तो फिर क्लास कब करवाएंगे, 4 बजे एग्जाम खत्म होगा, तुम लोग का आते आते 5, 5:30, 6 बजेगा, इतना दूर दूर सब रहते हो। तो फिर क्लास कितने बजे, हम तो यहाँ रहते हैं, मेरा यहाँ पे टाइमिंग है पढ़ाने का सुबह 11 से 4 मोस्टली, उससे ज्यादा हम रहते ही नहीं है यहाँ। बिकॉज सेम 1 का एग्जाम अभी खत्म हुआ है, तो सेम 2 का क्लासेस चलेगा नहीं इतना जल्दी से। सेमेस्टर 1 जस्ट अभी खत्म हुआ, 5 तारीख को लास्ट पेपर था उन लोग का ईडी का। तो सेम 1 खत्म हुआ है, तो सेमेस्टर 2 का क्लासेस अभी फिलहाल स्टार्ट तो हुआ नहीं है। सेम 3 का एग्जाम है अभी, तो सेम 3 का क्लासेस रहेगा मोस्ट प्रोबेबली कल। कल सेम 3 का हो सकता है हमको सीबी लेना रहेगा। तो सेम 3 का क्लास रहेगा और सेम 6 का क्लास हो सकता है कल, तो हार्डली 2-3 क्लास ही है मेरा। तो हम अगर 11 बजे आ भी गए तो मेरा 4 बजे तक हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या फिर उतने देर। तो फिर हम कल का क्लास कैसे होगा फिर बताओ, घर कब तक पहुंचते हो। मैम वही मैम, 4 बजे खत्म, आज हम 5 बजे आज तक घर आ जाएंगे।
फिर उतना लेट, ठीक है, हम एक बार सर से टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस कल का क्लास नहीं हुआ तो फिर संडे क्लास करेंगे, संडे मॉर्निंग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। बट फिर एक चैप्टर है, हम चाह रहे थे कल क्लास हो जाता, या फिर कल ऐसा कुछ हुआ कि हम अपने घर से करवा पाए, ठीक है, तो 7-8 बजे के अराउंड क्लास कर लेंगे, या फिर 6 बजे के अराउंड, ठीक है, हम यहाँ पढ़ा के चल जाएंगे, वहां से क्लास कर लेंगे। सर से बात करना होगा मेरे को एक बार, ठीक है, क्योंकि हम आज तक घर से क्लास नहीं किए हैं, तो मेरे को अभी आइडिया नहीं है। वहां पे प्रॉब्लम यही होगा कि मेरे को स्क्रीन शेयर करना आता है, बट मेरे पास पेन नहीं है, और मेरा लैपटॉप जो है वो टच स्क्रीन वाला नहीं है, तो हम कुछ मार्क करके नहीं दिखा पाएंगे। दिक्कत यही होगा, मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन वाला नहीं है। यहाँ पे जैसे ये लैपटॉप जो है वो है ना, क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन है, तो फिर हम इसको मार्क करते तो आप लोग को दिखता है वो। ये दिक्कत हो सकता है मेरे घर से क्लास करवाने में, बिकॉज मेरा लैपटॉप नॉर्मल है। ठीक है, मेरे को सर से बात करना होगा एक बार, हम जैसा होगा बताते हैं, या फिर हम कल अपना क्लास का टाइमिंग थोड़ा लेट से रखवाएंगे, ताकि फिर 5 बजे से तुम लोग का ले, बट 5 से लेट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम, नहीं 5 बजे तक तो हम लोग आ जाएंगे। हाँ, तो ज्वाइन कर लेना ना एक बार, अगर बाहर भी रहोगे तो। हाँ हाँ मैम। ठीक है। हाँ। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ओके, चलो फिर ओके आज मैम, का थैंक क्लास यू एंड मैम। करते हैं, हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम, बाय। बाय।